Hello and namaste to everybody. Welcome all of you to the second day of NSG's webinar live streaming series. I will be presenting some of the basic points on device theater from play director's point of view. क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कोशिश करूँगा हिंदी में बात करने के लिए. वैसे इंग्लिश में ही मैं इंग्लिश और हिंदी का एक मिक्स ही हम लोग रखने की कोशिश करेंगे, so that because I know from different regions in this country there will be students who will be interested to attend this session. तो इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं कोशिश करूँगा ये सेशन कंडक्ट करने के लिए. चलिए, डिवाइस थिएटर जैसे आप सुन रहे हैं वो एक तरीके का डिवाइसिंग, एक तरीके का बनाना है, प्रोसेस है वो, in which the whole creative team develops a show collaboratively. ये है बेसिकली. तो उसमें क्या है डिफरेंस पहले मैं बता देता हूँ. जैसे हम लोग जो रेगुलर थिएटर करते हैं, जिस थिएटर में हम लोग सब प्रैक्टिस किए हैं, हमारे एमेच्योर थिएटर्स में जिस तरीके से हम लोग सब प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, जिसमें एक प्ले राइट होते हैं, वो प्ले लिखा हुआ एक प्ले होता है उनका, वो एक डायरेक्टर चुन के लाता है, डायरेक्टर उसको सेलेक्ट करते हैं और फिर लाते हैं, ग्रुप के सामने रखते हैं, फिर उसका प्ले रीडिंग होता है और प्ले रीडिंग के बाद उसका सारा एक एनालिसिस होता है प्ले का एनालिसिस होने के बाद उसका फिर धीरे धीरे वो प्ले बनता है. पर इसमें मतलब एक डायरेक्टर है जो प्ले उठा के ला के ग्रुप में रखकर, और डायरेक्टर को सब चीज क्लियर होता है कि प्ले कैसे करना होता है. पर डिवाइस थिएटर में थोड़ा प्रोसेस डिफरेंट है. इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे. डिवाइस थिएटर ऐसी चीज है जिसमें टेक्नीशियन से लेके, मतलब बैकस्टेज से लेके, बैकस्टेज में जितने लोग काम कर रहे हैं और जितने एक्टर्स हैं जो मतलब उस पर्टिकुलर ग्रुप में काम करने के लिए आए हैं, और जितने डिजाइनर्स हैं, सब लोग मिलकर नंबर 1 डे से एक साथ काम करेंगे. उसमें राइटर भी होगा, डिजाइनर भी होगा, एक्टर्स होंगे, बैकस्टेज वर्कर्स, ये सारी चीजें सब लोग जुड़े रहेंगे और सब लोग का अपना अपना काम भी होगा. राइटर का ही काम करेगा, पर अकेले में नहीं करेगा, सब लोग ग्रुप के साथ मिलके करेंगे. ये है वन ऑफ द बेसिक डिफरेंस. जैसे मैं बोला, रेगुलर थिएटर में राइटर का स्क्रिप्ट होता है जो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, वो हम करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पर क्या होता है, राइटर भी ग्रुप के साथ होता है, राइटर भी ग्रुप के साथ ही डेवलप करेगा स्क्रिप्ट. तो ये एक सबसे पहला पॉइंट है जो मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ. अब इसमें एक प्रॉब्लम है, जब आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है और आप नाटक बनाने के लिए उतर गए. मतलब स्क्रिप्ट एक सेफ्टी नेट होता है. स्क्रिप्ट मतलब ऐसी एक चीज होती है कि हमको पता है हमारा नाटक इतना लंबा है, 2 घंटे का या 1 घंटे का या 3 घंटे का है, और इसमें इतने सारे सीन्स हैं, इतने सारे यूनिट्स हैं, और उसको ऐसे 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 बनाना है, इतने सारे हमको कैरेक्टर्स होंगे, और ये सारी चीजें हमको क्लियर होता है उसमें. पर इसमें ये कुछ भी नहीं है. इसमें ना तो स्क्रिप्ट है और ना तो एक उस तरीके का कोई ब्लूप्रिंट है हमारे सामने. बस हमारे पास में क्या होगा, एक डायरेक्टर बोल के एक व्यक्ति होगा जिसके पास एक आइडिया होगा, या एक इश्यू होगा, या एक थीम होगा, या कुछ ऐसी चीज होगी जो बहुत डिस्टर्बिंग है डायरेक्टर के अंदर. तो वो चीज वो ला रहा है आपके सामने, लाके बोलते हैं हम लोग सब इसके लिए काम करेंगे. तो सेफ्टी नेट नहीं है, तो उसके कारण क्या होता है, उतना ही रिस्की भी होता है कि आप कभी भी इसमें ऐसा नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट होने के कारण एक बाउंड्री भी हमको मिल जाता है कि स्क्रिप्ट का एक दायरा होता है, उसी के अंदर हमको चल के हमको खड़ा करना पड़ता है एक प्रोडक्शन. पर इसमें वो दायरा भी नहीं है क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है. तो उस तरीके की एक डर भी होती है, पर बहुत रिस्क के साथ हम इस ऐसी डिवाइस थिएटर प्रोडक्शन या थिएटर प्रोडक्शन के प्रोसेस में हमको घुसने की जरूरत पड़ती है. अब क्यों पड़ती है वो भी मैं बता देता हूँ, पर उसके पहले थोड़ा सा मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये डिवाइस थिएटर जो बोलते हैं, ये तो एक तरीके से मतलब 40s 50s में ये वेस्ट में इसका इंग्लिश में ये नाम डिवाइस थिएटर बोल के हुआ था. पर रियली देखा जाए, डिवाइस थिएटर है हमारे मोस्ट ऑफ द ट्रेडिशनल थिएटर्स, जिसमें सारे के सारे जैसे महाभारत रामायण से रिलेटेड कितने फॉर्म्स हैं. ये सारे फॉर्म्स जो है कोई लिखित स्क्रिप्ट के ऊपर नहीं, मतलब उसके ऊपर डिपेंडेबल नहीं होते हैं. जैसे हम मॉडर्न थिएटर में प्रोडक्शंस बनाते हैं, उन लोग इम्प्रोवाइज करते हैं. उनको पता आज के रात को कहानी ये बताना है, और वो कहानी बताने के लिए हम सीधा हम
उसके लिए जो भी ज़रूरत है वो ट्रेनिंग उनके पास है, और उन लोग उसको सीधा सीधा इम्प्रोवाइज करने शुरू कर देते हैं, और इम्प्रोवाइजेशन उनके डिसिप्लिन में करते हैं। जैसे कथकली ले लो, या कुडियाट्टम ले लो, या यक्षगाना ले लो, हमको पता है कहानी क्या है, पर हम क्यों जाते हैं रात को, आज के रात वो देखने के लिए, आज के संदर्भ में वो कहानी आज के एक्टर्स कैसे बताएंगे, और वही फॉर्म में वही सारे मुद्राएं रखकर, पर वो आज हमारे सामने कैसे पेश करेंगे ताकि आज हम उससे कनेक्ट कर पाए। यही चीज है एक तरीके के डिवाइस थिएटर का भी बेसिक चीज, कि इम्प्रोवाइजेशन। इसके बारे में हम फिर आएंगे आज कैसे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, पर उससे पहले ये बेसिक छोटा सा एक, क्या बोलते हैं, हम पीछे देखते हैं, हिस्ट्री देखते हैं, तो ऐसे इंडिया में तो इसका बहुत सारे रेफरेंसेस डिवाइस थिएटर के हैं। और जहां तक वेस्ट में है, उसमें the origins of devising were born out of the European traditions of commedia dell'arte and often play upon the Dadaist movement of the earlier 20th century, positioning them with postmodern uh, conversations as a preface to ideas of self-determination, community, self-reflection and equality. ये बहुत जरूरत है कि सेल्फ डिटर्मिनेशन, कम्युनिटी, सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड इक्वालिटी, ये चीजें कहीं ना कहीं हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स के कम्युनिटी जितने भी कम्युनिटी रिलेटेड परफॉर्मेंस फॉर्म्स हैं हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स में, उसमें भी ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे तरीके से आता है। वो है सेल्फ डिटर्मिनेशन, एक कम्युनिटी सेंस, हम एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ हम इम्प्रोवाइज करेंगे, हमारी कहानियां, हम एक दूसरे जो परफॉर्मर्स हैं उनकी कहानियां एक दूसरे के घर के बारे में, किस तरीके के बैकग्राउंड से आ रहे, ये सब पता होता है। एक तरीके का सेल्फ रिफ्लेक्शन एक दूसरे के प्रति चलता है, और एक तरीके का पूरे तरीके का एक इक्वालिटी वो फॉर्म के अंदर होता है, जिसमें सबको पता अपना अपना स्पेस क्या है, कब इम्प्रोवाइज करना है, और इम्प्रोवाइज करके पूरा कहानी उन लोग हमको बताते हैं ट्रेडिशनल फॉर्म्स में। उसी तरीके से हमारे डिवाइस्ड थिएटर में भी ऐसा एक फॉर्म का बहुत अच्छा जगह है। इसके लिए हमको थोड़ा सा ये समझना है, तो जैसे हमारा ड्रामा स्कूल्स है, ड्रामा स्कूल्स हम लोग बेसिकली क्या करते हैं कि एक तरीके से प्रोडक्शन आफ्टर प्रोडक्शन सिखाने के लिए स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्टाइल ऑफ प्रोडक्शन, जैसे हम संस्कृत का एक स्क्रिप्ट लेके प्रोडक्शन कर दिए, उसके बाद हम ट्रेडिशनल फॉर्म्स को लेके एक प्रोडक्शन कर दिए, उसके बाद हम एक शेक्सपियर का प्रोडक्शन कर दिए, ऐसे हम प्रोडक्शन आफ्टर प्रोडक्शन करते जा रहे हैं। और उसमें क्या होता है, हम स्क्रिप्ट उठा के वही जो हम पहले बताए थे रेगुलर थिएटर का प्रैक्टिसेस हम करते हैं, पर इसमें और उसमें क्या होता है, बहुत बार ऐसा लगता है कि एक्टर का क्या सेल्फ रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या उसमें क्या एक्टर का कम्युनिटी पर्सपेक्टिव बन रहा है, कि बस लाइंस हम इंटरप्रेट करके उसको बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करके उसके कैरेक्टर के लिए क्या ज़रूरत है, जैसे राइटर ने कंसीव किया है वो ला के रख के, क्या ये सारी चीज़ें चल रही है उनके अंदर, और एक कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग एक्टर्स का जो होता है, क्या वो होता है एक रेगुलर स्क्रिप्ट में? हो सकता है, ये नहीं कि नहीं हो सकता है। जिस तरीके से आप एक रेगुलर स्क्रिप्ट को लेके बनाओगे, उसकी प्रोसेस में डिपेंडेबल होता है ये सारी चीजें, पर डिवाइस थिएटर में यही सब चीजें हैं जो बेसिक से, इसी से एक नाटक बनता है, सेल्फ रिफ्लेक्शन, कम्युनिटी पर्सपेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग, एंड यही सारी चीजें हैं जो बेसिक्स है एक तरीके से, जिससे वो नाटक बनने शुरू होता है एक इंसान के अंदर, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है उसमें ये सारी चीजें होगा कहीं ना कहीं। अब इसकी प्रोसेस जो है वो एक तरीके से पर्सनालिटी ड्रिवन भी होता है, बहुत सारे पर्सनालिटीज होते हैं, और पर्सनालिटीज के साथ हर इंडिविजुअल का अपना स्किल्स होता है। ये स्किल्स और ये पर्सनालिटीज, ये सारी चीजें एक ना एक तरीके से उसका जो ग्रुप बनता है, पूरा जो 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 ये 8 लोग या 10 लोग या 20 लोगों का ग्रुप बनता है, उसका ग्रुप डायनामिक्स में भी बहुत हेल्प करता है। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, यदि ग्रुप का एनर्जी बहुत अच्छा है तो सपोर्ट एक स्पॉन्टेनिटी की बहुत अच्छा जगह आता है। वो स्पॉन्टेनिटी जो एक दूसरे के प्रति, जैसे हम लोग अभी यारी दोस्ती में बैठते हैं तो बहुत बार जोक स्पॉन्टेनिटी में निकलती है, हंसी मजाक स्पॉन्टेनिटी में होता है, उसी तरीके से ऐसे एक काम में भी स्पॉन्टेनिटी आती है, कभी एक्टिंग में आता है, कभी सिचुएशन में स्पॉन्टेनिटी निकल के आता है। तो वो स्पॉन्टेनिटी को कैसे हम बरकरार रखे और उसको कैसे फ्रेश रखे और उसको कैसे हम स्क्रिप्ट तक ले जाए, क्योंकि ये सारी चीजें एक राइटर भी हमारे टीम में वो बैठ के लिख रहा है और उसको शेप डालने की कोशिश करते रह रहा है, वो लगातार चल रहा है। अब तो ये एक स्पॉन्टेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है डिवाइस्ड प्रोडक्शंस में। उसके लिए कारण भी ये होता है कि वो इम्प्रोवाइजेशन से बनता है। उसके लिए हम लोग और थोड़े अभी मैं 3-4 पॉइंट्स में वो भी मैं आपको बता दूंगा। और ये एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं कि बिगिनिंग से एंड तक लोग एक साथ होना पड़ेगा,
इसमें ये नहीं कि लाइटिंग डिजाइनर लास्ट के 3 दिन या 1 हफ्ता आके लाइट डिजाइन करके चले गए, या साउंड डिजाइनर आए 3 दिन पहले, लास्ट 3 दिन में थोड़ा सा माइक्रोफोन और कहाँ माइक्रोफोन लगाना है, स्पीकर लगाए और कर दिया। नहीं, इसमें सब लोग फर्स्ट डे से लास्ट तक रहना पड़ेगा। क्योंकि उसके लिए कारण है, क्योंकि ये जो चीज बन रही है ये एक इश्यू से रिलेटेड है, और वो इश्यू वैसे का वैसे ही सबके अंदर घुसता है, और उसके सबके अंदर उसके बारे में रीडिंग मटेरियल से लेके डायरेक्टर हरदम बता के देता है कि ये है, ये है, ये है। और डायरेक्टर जितना रिसर्च किया है वो रिसर्च सब कहीं ना कहीं डायरेक्टर उनके साथ शेयर करता है। वो रिसर्च शेयर करना अकेले नहीं होता है, वो एक्टर्स, बैकस्टेज आर्टिस्ट, जैसे ये क्या बोलते हैं, साउंड डिजाइनर्स, लाइट डिजाइनर्स, इन लोग सबको एक तरीके से डायरेक्टर ये पूरा रिसर्च मटेरियल ट्रांसफर करता है और पूरा चीज शेयर करता है। और उसके बाद क्या होता है, ये सारे जो रिसर्च मटेरियल्स हैं, ये रिसर्च मटेरियल्स रखकर एक्टर्स उसके ऊपर पढ़ते हैं, समझते हैं। जैसे बहुत बहुत ही डिटेल रिसर्च होना चाहिए डायरेक्टर का जब एक डिवाइस प्रोडक्शन में जाते हैं। आपको यदि कोई एक इश्यू के ऊपर करना है, तो यदि आपको एक कम्युनिटी से उसके रिलेटेड एक इश्यू के ऊपर करना है, तो वो कम्युनिटी में जाइए, वो कम्युनिटी के बारे में पढ़िए, उसके बारे में जो किताबें लिखे हुए वो पढ़िए, कम्युनिटी के अंदर जाके जितना इंटरव्यूज हो सकते हैं लीजिए, उनके साथ रह के देखिए, ये सारी चीजें महसूस करके देखिए, तभी उनका इश्यू समझ में आएगा। और वो इश्यूज फिर लाइए और आपके टीम के सामने, जो टीम में एक्टर्स सब लोग हैं, डिजाइनर्स, बैक स्टेज वर्कर्स सब हैं, इनके साथ वो रखिए, पूरा चीज रखकर सारे चीजें एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। उसके बाद उसी प्रोसेस में आपको एक टाइम रखना पड़ेगा कि एक्टर्स जब ये सब पढ़ के तैयार हो जाएंगे और सब सुन के तैयार हो जाएंगे, सब महसूस करके तैयार हो जाएंगे, उसके बाद हर एक्टर, जैसे हम पहले बोले, सबका अपना पर्सनालिटीज, अपनी इंडिविजुअलिटीज है, उनसे बोलिए। अब फर्दर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फिर से रिसर्च फील्ड में जाके रिसर्च करें, इसका भी एक जगह होता है। तो क्या होता है उसमें कि अभी तक तो, और पर जाने से पहले एक चीज आप बहुत क्लियर करके पूरे टीम को बताइएगा कि हमारा एम ये है, हमारा मकसद ये जिसके लिए हम प्रोडक्शन उठाए हैं, उससे डाइवर्ट नहीं होना। बिना वो डाइवर्ट हुए हम लोग जाते हैं अब कम्युनिटी में फिर से, या जाते हैं फिर से वो इश्यू के अंदर घुसते हैं और अपना अपना रीडिंग्स करिए, अपना अपना सोच लाइए। अब जब अपना अपना सोच लाएंगे तो अपने बैकग्राउंड से भी सोच आएगी, हम कहाँ से आए हैं, हमारा क्या कल्चर है, ये सब चीज उसमें जुड़ जाती है। तो कहीं ना कहीं हमारे जो सेल्फ है अंदर, जो एक इवॉल्विंग है हरदम, जो मल्टी लेयर्ड है, वो सब खुलने शुरू करता है। खुलता अकेले नहीं है, वो एक तरीके से जुड़ता भी है। तो इसमें एक बहुत खासियत चीज ये है कि इसलिए सब लोग बिगिनिंग से, मतलब मैं जैसे बोला कि लाइटिंग डिजाइनर से लेके साउंड डिजाइनर से लेके सब लोग बिगिनिंग से होना चाहिए, तभी ये एक तरीके का जोड़, जो सब्जेक्ट के प्रति जोड़ है, वो आएगी। और नॉट ओनली दैट, वो उनकी भी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए भी वो हेल्प करेगा। इसलिए प्राइमरी रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद उस बाकी सारे रिसर्च जो है, जो एक्टर्स करेंगे, ये सब करेंगे, वो सब चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो कहीं ना कहीं अभी आप देख चुके हैं कि स्क्रिप्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है, हम जो रेगुलर थिएटर में करते हैं, और यहाँ पर एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट रिसर्च होता है। रिसर्च, रीडिंग, एक दूसरे को समझना, ये सारे चीजें होता है जिससे हम आगे बढ़ते हैं इसको लेके। अब तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है वो कि स्क्रिप्ट लाइंस और ये चीज़ों से हटके हम एकदम फील्ड में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों से, ये सब चीज़ होता है। और उसमें से फिर हम ढूंढ रहे हैं कि हमको क्या चीज़ इंटरेस्टिंग लग रहा है, हमको क्या चीज़ प्रवोकिंग लग रहा है, ये सब चीज़ हम कलेक्ट करके लाते हैं रिहर्सल रूम में। फिर इनिशियल रिसर्चर्स, कोलैबोरेटर्स, जैसे जैसे ट्रेडिशनल थिएटर डायरेक्टर्स का इसमें क्या होता है, जैसे रेगुलर थिएटर डायरेक्टर्स, उसमें एक तरीके से डिसीजन मेकर्स डायरेक्टर्स के पास होता है, पर इसमें डिसीजन मेकिंग ग्रुप के पास होता है। इसके लिए कारण इसलिए क्योंकि रिसर्च सब लोग कर रहे हैं, सब लोग पढ़ रहे हैं, तो सब लोग पढ़ रहे हैं, सब लोग एक तरीके से रिसर्च कर लिया। डायरेक्टर ने वो टीम को ऐसे प्रिपेयर कर दिया कि उसका जो इंटेलेक्चुअल और जो भी अंडरस्टैंडिंग है, वो सारे अंडरस्टैंडिंग वो ट्रांसफर कर दिया। अब एक्टर्स भी उनकी इक्वल हो गए। तो एक तरीके का डायरेक्टर का जो पावर इक्वेशन, जो एक इंटेलेक्चुअल हायरार्की डायरेक्टर को होता है स्क्रिप्ट के साथ, वो चीज यहाँ पर बकायदा बहुत बार क्वेश्चनेबल हो जाता है, क्योंकि आपके एक्टर्स भी उस तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं और लोग क्वेश्चन भी कर सकते हैं आपको। जितना क्वेश्चनिंग होगा उतना वो इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि उसमें ये होगा कि आपको ऐसे डायरेक्टर भी सोचना पड़ेगा बहुत बार कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, क्योंकि एक्टर ने ये सवाल खड़ा कर दिया, ये
साउंड डिजाइनर ने ये सवाल खड़ा कर दिया, ये सारी चीजें हो सकता है। इसके साथ साथ ये सब चीज होते होते भी हमको एक और चीज है जो हमको ध्यान रखना चाहिए कि एक तरीके से द परफॉर्मेंस एंड इट्स एसोसिएटेड मीनिंग इज क्रिएटेड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डिवाइसिंग ऑफ विच एक्सरसाइजेस एंड इम्प्रोवाइजेशन इज ए की पार्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैं थोड़ी देर पहले बोला था, इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो मीनिंग जो बनता है, एसोसिएटेड मीनिंग, अब इतने सारे मटेरियल्स लाए आप, इसको अब कैसे अब आप एक दूसरे को ट्रांसफर करोगे और कैसे आप श्योर हो कि आपकी बॉडी, आपका सोल और आपका माइंड, ये सारे चीजों को इसके अंडरस्टैंडिंग बनी। एक होता है कि हम पढ़ के समझ जाते हैं पर हमारी बॉडी वैसे रिएक्ट नहीं करती है, हम और बहुत बार हमको लगता है हम समझ गए पर हमारी बॉडी वैसे कर नहीं पा रही है। तो इसके लिए एक्सरसाइजेस होती है। एक्सरसाइजेस के लिए बेसिकली होता है हमारे सेंसेस, हमारे 5 जो सेंसेस होते हैं, द 5 सेंसेस ऑफ आवर बॉडी, इसको हम लोग हरदम वार्मिंग अप करने की कोशिश करते हैं और उसी से रिलेटेड हम एक्सरसाइजेस बनाते हैं। जो ये इश्यू हम लिए हुए हैं या ये थीम जो हम लिए हुए हैं उसके अनुसार हम एक्सरसाइजेस बनाते हैं जो इम्प्रोवाइजेशन में लीड करते हैं। बहुत बार उल्टा भी होता है, इम्प्रोवाइजेशन से हम लीड करते हैं एक्सरसाइज में। ये दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे अभी हम कुछ काम दिखाएंगे इसके बाद, उसमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों मतलब हर डायरेक्टर को अपना 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 तरीका है डिवाइसिंग का। पर ये एक जो मैं अभी यहाँ बोल रहा हूँ ये एक जनरल थोड़ा बेसिक प्रिंसिपल्स है डिवाइसिंग। तो ये जो हम बोल रहे हैं कि एक तरीके से एक्सरसाइजेस और एक्सरसाइजेस से इम्प्रोवाइजेशन बहुत बार सिचुएशनल होता है, एक सिचुएशन से डिपेंड होता है इम्प्रोवाइजेशन, या इम्प्रोवाइजेशन बॉडी इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, या फिजिकल इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है, या स्किल्स रिलेटेड इम्प्रोवाइजेशन हो सकता है। और जैसे हम बोलते हैं कि रियलिस्टिक में जैसे डायलॉग, थ्रू डायलॉग जिसमें ये सारी चीजें आती हैं रियलिस्टिक में, इससे भी इम्प्रोवाइजेशंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो इम्प्रोवाइजेशंस के बहुत सारे तरीके, वैसे ही एक्सरसाइज के भी बहुत सारे तरीके, पर ये सारी चीजें जितना मटेरियल अभी रिसर्च मटेरियल हम कलेक्ट किए हैं, रिसर्च मटेरियल में आप ये याद रखिएगा कि ये नहीं कि रिसर्च मटेरियल बस जो पढ़ना लिखना है वो है। रिसर्च मटेरियल में ये भी होता है, स्मेल होता है, एक तरीके से साउंड होता है, वहाँ का साउंड क्या क्या था, बहुत सारी चीजें होते हैं, विजुअल्स क्या क्या है, ये सब चीज आता है उस तरीके से, जो एक तरीके से एक बैंक बन जाता है हमको, जिससे हम लोग फिर शुरू करते हैं डिवाइसिंग करने के लिए। अब एक तरीके से इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओरिजिनल मटेरियल जो आना चाहिए वो इम्प्रोवाइजेशन से ही आना चाहिए या एक्सरसाइज थ्रू इम्प्रोवाइजेशन से आना चाहिए। ओरिजिनल मटेरियल वैसे कोई टेक्स्ट बेस्ड होने से भी ज्यादा अच्छा है कि वो टेक्स्ट किस तरीके से इम्प्रोवाइजेशन में गया और इम्प्रोवाइजेशन से फिर किस तरीके से वो 5 सेंसेस से निकल के वो कैसे आया। तो ओरिजिनल मटेरियल जो डिवाइस थिएटर से इनसेपरेबल हो सकता है उस प्रोसेस में, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और ज्यादा सही लगता है और ज्यादा ट्रूथफुल लगता है पूरे प्रोसेस में, जिसके लिए एक तरीके से ज्यादा हम रिकॉग्नाइज भी करते हैं इन प्रोसेस में। अब इसमें एक और बहुत बड़ी चीज है, जो जैसे हम एक स्क्रिप्ट लाते हैं तो हमको पता है कि स्क्रिप्ट के साथ स्क्रिप्ट लाते हैं, करते हैं नाटक, वो बहुत अच्छे नाटकें होते हैं और उसमें कोई ऐसे कहीं नहीं बोला जा रहा है कि स्क्रिप्ट के नाटक जो कर रहे हैं वो उतना ही अच्छा होता है जितना एक डिवाइस प्रोडक्शन का भी नाटक होता है। ये दोनों का इक्वालिटी एक ही है, बस इसका प्रोसेस डिफरेंट है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। तो इसमें एक चीज है, इसमें प्रोसेस ड्रिवन होता है, प्रोडक्ट ड्रिवन नहीं होता है। मतलब आपका प्रोडक्ट निर्भर करेगा प्रोसेस में। स्क्रिप्ट में क्या है, स्क्रिप्ट निर्भर करेगा प्रोडक्ट को, इसमें क्या है पूरा प्रोसेस, वो प्रोसेस पूरे तरीके से प्रोडक्ट को बनाएगा। क्योंकि वो प्रोसेस किस तरीके का प्रोसेस बनेगा इसके लिए मैं और थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। जिस तरीके से क्योंकि प्रोसेस एक तरीके से बहुत लंबे प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे पीटर ब्रूक ने 9 साल कुछ लिया था एक महाभारत के ऊपर एक प्रोडक्शन बनाने के लिए। अब वो डिवाइस्ड थिएटर के ही सारे प्रिंसिपल्स रखे, वो उसको पूरा डेवलप किए थे, उसमें स्क्रिप्ट भी लिखा गया था पर स्क्रिप्ट भी बदलता रहा था। तो ये सारी चीजें होता रहता है क्योंकि वो एक पूरे प्रोसेस में सब लोग जुड़े रहते हैं और उस तरीके से तो उसका प्रोडक्ट बना 9 साल के बाद जाके, और वो भी 9 घंटे का एक नाटक। तो उस तरीके से वेस्ट में उस तरीके का काम होता है और हमको पता ही है, हम लोग डिवाइस, हमारा तो ट्रेडिशनल थिएटर में बहुत सारे ऐसे हैं जो इस तरीके के फॉर्म्स को एक्सप्लोर करते रहते हैं और वही है हमारा एक तरीके का ट्रेडिशन।
तो अब मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। डिवाइस थिएटर इज बेस्ड ऑन इम्प्रोवाइजेशन, जैसे मैं बोल चुका हूँ, and experimenting. Spontaneous thoughts, ideas, and experiences are encouraged and used around one issue or a theme. In the collaborative processes, the different meanings, perspectives of the participants meet and get investigated at the common meeting place in the world of drama through fictitious time, space, and character. All the material people created in future improvisations were part of the play creating process as the material of brainstorming, and future improvisations also had an influence as a shared common experience. मतलब एक तरीके से जितने हम improvisations करते हैं, जितने हम एक साथ पूरा डिवाइस के, ये सारे चीजें एक तरीके का शेयर्ड कॉमन एक्सपीरियंस हो जाता है, जो एक तरीके का मेमोरी, जितने एक्टर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने बैक स्टेज वर्कर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने डिजाइनर्स पार्टिसिपेट करके, इनके एक मेमोरी में भी ये एक अच्छे तरीके से कहीं ना कहीं घुस जाता है और वही शेयर्ड कॉमन एक्सपीरियंस में तब्दील भी होता है। अब एक इसमें दूसरी एक बहुत बड़ी खास ये चीज है कि एक कोलैबोरेशन जो है, ये कोलैबोरेशन में बहुत सारे ऐसे भी कोलैबोरेशन हो सकते हैं कि जैसे कि विजुअल आर्टिस्ट, कंपोजर्स, कोरियोग्राफर्स और ऐसे मतलब डिफरेंट पेंटर्स, इन लोग सबको आप ला सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना, क्योंकि इसमें डायरेक्टर एक तरीके से सुप्रीम होके डायरेक्टर सब लोग को बता नहीं रहा है कि आपको यही लाइट करना है, मुझे लाइट ऐसे ही चाहिए, या मुझे साउंड ऐसे ही चाहिए, या मुझे क्या बोलते हैं एक तरीके से कॉस्ट्यूम्स ऐसे ही चाहिए। नहीं, इसमें यह हो सकता है कि ये सारे हम डिफरेंट डिसिप्लिन से लोगों को बुला लिए हैं और बुला के फिर उनसे हम बोल रहे हैं कि जैसे एक पेंटर यदि इंटरेस्टेड है कॉस्ट्यूमिंग के लिए, या एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर एक इंटरेस्टेड है, तो उनके साथ हम कोलैब, क्योंकि वो भी बिगिनिंग से हैं, वो भी अपना रिसर्च कर रहे हैं ये पूरे थीम को लेके और पूरे इशू को लेके, तो हम कोलैबोरेट करते हैं। तो साउंड डिजाइनर बोलता है कि मुझे लगता है ऐसे मैं साउंड दूंगा, मुझे लगता है इसमें मैं बैकग्राउंड साउंड दूंगा ही नहीं इस काम में, क्योंकि कंसेप्चुअली ऐसे एक डिसीजन लेना चाहिए। और कोई साउंड डिजाइनर इसमें कि इसमें कोई म्यूजिक की जरूरत नहीं है, 3-4 साउंड्स की जरूरत है, वो ऐसे ऐसे इस जगह में आएगा, क्योंकि मेरी सोच ऐसे, ये पूरा रिसर्च करके मैं पूरा टाइम इनके साथ रह के ऐसे लग रहा है, फिर वो भी वो डिसीजन बदल सकता है जैसे ही फ्लोर में चीजें आएगी। तो एक तरीके से पूरा कोलैबोरेशन होता है, ये नहीं है कि डायरेक्टर बताता है कि ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए ऐसे चाहिए, ये सब चीज एक साथ हम कोलैबोरेट करते हैं, एक दूसरे का सुनते हैं, सुन के उस हिसाब से हम बनाते हैं। अब डिवाइस थिएटर का एक तरीके से मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये क्यों प्रोसेस ड्रिवन है जिससे प्रोडक्ट बनता है, इसका मैं पढ़ देता हूं। डिवाइस थिएटर exists on a stylistic spectrum as broad as that of theater generally, and collective creation methods must vary not only in relation to the group but in relation to the nature, style, form, content, purpose of the project। मतलब पर्पस तो जरूर हम लोग को याद रखना है, जिससे हम शुरुआत किए थे। ये स्टाइल, फॉर्म और कंटेंट हमको पता है क्या होना चाहिए, पर वो कंटेंट बहुत सारे तरीके से बदल सकती है। पर स्टाइल एंड फॉर्म, फिर से मैं आ रहा हूँ तीसरे बार, ये चीज कंप्लीटली डिपेंड करता है जिस तरीके से ये प्रोसेस डेवलप करेगा और क्या स्टाइल बनेगा और क्या फॉर्म बनेगा। ये हम बहुत डिस्कशन करते हुए, कंटेंट को और जनरेट करते हुए हम, पर वो पर्पस को ना भूलते हुए हम यदि बनाएंगे तो वो अपने आप एक स्टाइल लाके देगा हमको। ये होता है बहुत बार, ये स्टाइल और ये फॉर्म सब जो रिहर्सल स्पेस में हम काम करते हैं ना, तो वो स्पेस भी हमको देता है कि जैसे बोलते हैं फ्लोर हमको देगा स्टाइल और फॉर्म, हम जिस काम करते रहो। तो इसमें एक चीज बहुत अच्छी चीज, एक चीज ये है कि जैसे बोला जाता है कि हम डायरेक्टर्स बहुत बार बोलते हैं कि हमको ये पता है कि क्या नहीं चाहिए, पर हमको ये नहीं मतलब हमको ये नहीं पता है कि क्या चाहिए। ये एक बहुत फेमस सेंटेंस होते हैं डिवाइस थिएटर डायरेक्टर्स के। उसका मतलब ये नहीं कि क्या नहीं चाहिए मतलब सेंसरशिप नहीं है, वो क्या नहीं चाहिए मतलब जो चीजें हम जिसके कारण हम वो रेगुलर थिएटर प्रैक्टिसेस का हम नहीं ले रहे हैं मेथोडोलॉजी, बिकॉज ऑफ दैट कि हमको ये चीजें नहीं चाहिए। और क्या चाहिए वो हमको पता नहीं, वो तो हम एक्सप्लोर करके हमको पता चलेगा। ये डिवाइस थिएटर का एक अच्छा सा एक क्या बोलते हैं डायलॉग है जो डायरेक्टर्स बोलते रहते हैं अपने ग्रुप में। अब मैं ये जैसे हमारा मॉडर्न थिएटर में कुछ इम्पॉर्टेंट थिएटर मेकर्स का नाम बताऊंगा जो डिवाइस थिएटर, उन लोग अपने आप कभी नहीं बोलेंगे कि डिवाइस थिएटर उन लोग कर रहे हैं या करते हैं, पर उन लोग सब डिवाइस थिएटर के एलिमेंट्स को यूज किए हैं
और ये मेरा अपना एनालिसिस है। जैसे जी शंकर पिल्लई जी, जो मलयालम के वन ऑफ द मेजर प्लेराइट्स है, उनका इन सर्च ऑफ ब्लैक गॉड जब वो लिखे थे, तो हम जब ट्रिचू स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ते थे, तो हमारे सीनियर्स के साथ इन सर्च ऑफ ब्लैक गॉड हुआ था। तो वो लोग बताते थे कि क्लास में एस रामानुजम सर आते थे, और वो भी एक बहुत अच्छे शानदार डायरेक्टर थे साउथ के। तो वो आके इम्प्रोवाइजेशंस करवाते थे, और शंकर पिल्लई सर साथ में रहते थे, दोनों मिलके बहुत डिस्कस कर करके एक्टर्स को इम्प्रोवाइजेशंस और कुछ एक्सरसाइजेस देते थे, जैसे करो इम्प्रोवाइजेशंस। ये करते करते कुछ कुछ बना। उसके बाद फिर ये रेपेट्री में चला गया। ट्रिचू स्कूल ऑफ ड्रामा का उस टाइम एक रेपेट्री होता था, वो रेपेट्री में चला गया, और रेपेट्री में जाके ये एक्चुअली बना इन सर्च ऑफ ब्लैक गॉड, कर्त देवते तेड़ी बोलकर। तो ये एक तरीके का डिवाइस थिएटर के ही एलिमेंट्स को यूज किया गया था या एक्सप्लोर किया गया था। दूसरी जो बहुत ही रिनाउंड थिएटर मेकर हबीब तनवीर जी का आगरा बाजार भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है डिवाइस थिएटर का। और फिर कन्हैयालाल जी और सावित्री जी work particularly keeping Manipur's social and political situation and devising plays like Pebe, etc. ये सारी चीजें, क्योंकि आपको पता है जिस तरीके से कन्हैयालाल जी और सावित्री जी का जो प्रोसेस है कि पूरे सब एक्टर्स जितने भी जो भी थिएटर लवर्स हैं वो वहाँ जाके रहते हैं, थिएटर आर्टिस्ट रहते हैं, एक साथ रहते हैं, सुबह से शाम तक एक साथ काम करते हैं, और इंटीरियर में काम करते हैं, अपने वॉइस के ऊपर काम करते हैं, बॉडी के ऊपर काम करते हैं, खेत में जाते हैं, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ उन लोग डिवाइस कर रहे हैं, वहाँ का पॉलिटिकल और सोशल सिचुएशन को लेते हुए एक कैसे वही की एक कहानी को लेते हुए कैसे डिवाइस करके उसको एकदम आज का एकदम पॉलिटिकल और सोशली रेलेवेंट एक काम, जैसे पेबे है हमारे सामने, उसका स्क्रिप्ट भी है बहुत अच्छा, बहुत शानदार स्क्रिप्ट है जो हम लोग बहुत बार करते भी हैं उसको, वो निकल के आया ऐसी ही एक प्रोसेस से। फिर कारंजी, पीवी कारंजी, वो डिवाइस थिएटर के बहुत सारे एलिमेंट्स बहुत सारे जगह यूज करते हैं। जैसे डायलॉग रेंडरिंग में वो हरदम बोलते थे कि डायलॉग में कोई ऐसे पैटर्न मत बनाओ, डायलॉग में कोई ऐसा पैटर्न नहीं है जो आइडियल है कि इस तरीके से ही बातचीत करना चाहिए स्टेज पर, ये सब नहीं होता है। और वो क्या बोलते थे, अपना डायलेक्ट, अपना जो भी डिक्शन है, ये सब डिक्शन थोड़ा सा ठीक करो, बट डायलेक्ट को रखो, डायलेक्ट को रख कर लाओ, एक्सेंट भी हो सके तो वो डेवलप करते थे, और बहुत बार ओरिजिनल एक्सेंट को पकड़ने की भी कोशिश करते थे वो। तो कारण जी का ये जो एलिमेंट्स है कि जो अपने बैकग्राउंड या अपना जो भी बचपन से जो हमारे अंदर है उसको कैसे लाए, और एक बहुत ही दूर की एक कहानी के साथ कैसे उसको जोड़ दे ताकि वो हमारी बन जाए। यही मतलब एक तरीके से डिवाइस प्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि नाटक धीरे से बाहर नहीं है, हम नाटक देखने नहीं जा रहे हैं, नाटक या हम स्टेज पर देखने नहीं जा रहे हैं, नाटक हमारे अंदर ही है। धीरे धीरे वो जो इश्यू है वो इश्यू हमारे अंदर उगलने शुरू होता है, हम पहचानने शुरू करते हैं वो इश्यू या वो थीम को लेकर, हम सोचते हैं अरे वाह ये तो मेरे अंदर भी, मुझे भी ये रिस्पॉन्ड करना चाहिए। ये जो खोज है जो हमारे अंदर से शुरू हो जाती है, इसको डिवाइस थिएटर नहीं बोलते हैं, कि इसको एक तरीके से यही चीज बोलते हैं कि डिवाइस थिएटर का एक प्रॉपर बिगिनिंग वहां से इंडिविजुअल के अंदर शुरू हो जाता है। और वैसे ही कारण जी बहुत अच्छे तरीके से म्यूजिक कॉम्पोजिशंस में और बहुत शानदार काम किए हैं ये डिवाइस थिएटर के एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करते हुए, जबकि कभी भी कारण जी पता नहीं बोले हैं या नहीं बोले हैं इन चीजों के बारे में एस इन फ्रेम ऑफ डिवाइस थिएटर। पर मुझे आज लग रहा है ये सब चीज डिवाइस थिएटर के ही, जैसे म्यूजिक में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स, रेयर इंस्ट्रूमेंट्स रीजन से लाना, उनको रखना और उसके बाद उनके बीच में एक डायलॉग बनाना, इतने डिफरेंसेस को एक साथ लाके उसमें से एक ताल निकालना, ये बहुत सारी चीजें हैं जो म्यूजिक में वो, और साउंड्स को लेके जैसे अभी भी याद है मुझे कि मेरे रेलवे स्टेशन में मेरा पर्सनल एसोसिएशन से एक साउंड निकाल के लाई, क्योंकि उस टाइम में हम एनएसजी पढ़ने के लिए हम 3 दिन केरला से 3 दिन का रास्ता होता था, जो आज भी है एक तरीके से, बट अभी स्टेशंस बहुत बदल गए। उस टाइम के स्टेशंस में बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेंडर्स के वॉइसेस होते थे, उसमें से वो बोलते थे कौन सा वॉइस स्ट्राइक किया वो वॉइस करो, इमिटेट करके फिर उसके ऊपर से इम्प्रोवाइजेशन है। धीरे धीरे हमको पता चलता था अच्छा वो वॉइस क्या होगा, वो वॉइस का क्या कहानी होगी, ये सब चीजें वो ओरिजिनल सोर्स के पास हमारे इमेजिनेशन काम करने शुरू करते हैं कि वो मटेरियल, जैसे कोई मटेरियल हम उठाए या लाए तो वो मटेरियल की कहानी क्या होगी, किताब आई पुरानी सी किताब आई थी, किताब की कहानी क्या होगी, यहाँ तक वो सोच जाती है। फिर वो कहानी कैसे, जैसे हम जोड़ रहे हैं कहानी के अंदर, तो ये जो मटेरियल हम ला रहे हैं या एक वॉइस ला रहे हैं, इसकी भी कहानी क्या है,
ये होती है डिवाइस थिएटर में। हर चीज का एक ओरिजिनल सोर्स मटेरियल में जाने की एक कोशिश भी डिवाइस थिएटर में होती है। अब बेसिकली अब मैं 3-4 इम्पोर्टेंट वेस्टर्न डायरेक्टर्स के बारे में बोलूँगा जो इसके ऊपर डिवाइस थिएटर के ऊपर पोस्ट वॉर पीरियड के बाद जिस तरीके से काम किए हैं डिवाइस थिएटर को लेके, जो एक तरीके से डिवाइस थिएटर उनका प्रोसेस था। बेर्टोल्ट ब्रेख्ट है, जूडियथ मलीना है, जॉन लिटिलवुड है, जर्सी ग्रोटोस्की है, पीटर ब्रूक है, जैसे मैं बता चुका। ये लोग सब, जर्सी ग्रोटोस्की का आपको पता ही है, बहुत ही शानदार डिवाइस मेथोडोलॉजी है, जिसमें से एक्टिंग का भी मेथोडोलॉजी है और पूरा थिएटर मेकिंग का मेथोडोलॉजी है वहाँ पर। तो ये सब, और अब उसके बाद मैं फिर से वापस इंडिया में आऊँगा, जो 1990 से एक बंच ऑफ डायरेक्टर्स डिवाइस थिएटर, जो विमेन थिएटर डायरेक्टर्स है। अब मुझे, ये मेरा बहुत पर्सनल इंटरप्रिटेशन है जो मैं करने जा रहा हूँ, जो जिससे मेरी इंटरेस्ट बनी थिएटर में इस प्रोसेस के दौरान, वो है कि विमेन थिएटर डायरेक्टर्स डिवाइस थिएटर का और डिवाइस प्रोसेस का बहुत अच्छे तरीके से उसको इवॉल्व किया। उसका कारण भी हो सकता है क्योंकि हमारे ये कल्चर में बहुत स्ट्रांगली एक तरीके से एक पैट्रियार्की नेचर है, और वैसे भी मेल्स डायरेक्टर्स बनने के लिए बहुत एक तरीके से क्या बोलते हैं, काम करना पड़ता है, हम लोग को टेक्स्ट पढ़ना पड़ता है, ये सब चीज़ होता है। और पर एक पैट्रियार्की नेचर था, और वो पैट्रियार्की नेचर में मेल्स को वो पावर मिलना और फिर डायरेक्टर बन के रहना, ये सब चीज़ बहुत एक तरीके से एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए विमेन डायरेक्टर्स आए, डेवलप किए एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइस प्रोडक्शन प्रोसेस जो बहुत ही इनेट था, जो अंदर से हमारी सोच को हिलाते थे, हमारे सेल्फ को डिफरेंट लेयर्स में हिलाते थे। और लड़का हो लड़की हो, सब हम स्टूडेंट्स थे ये विमेन थिएटर डायरेक्टर्स के, और उस तरीके से हम इवॉल्व होते गए और एक खोज आने शुरू की हमारे ऊपर, एक तरीके का हमारे अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस पैदा करने शुरू किए, क्योंकि उनको लगा कि ये जो पावर है ये डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, पावर सबको मिलना चाहिए, क्यों एक डायरेक्टर अकेले वैसे बैठा रहता है। ये मेरी एक सोच है। तो इसलिए उनको लगा कि नहीं, विमेन डायरेक्टर्स आएंगे तो सबको पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उस तरीके से मैं नाम बताऊंगा, अनामिका हक्सर जी, अनुराधा कपूर जी, नीलम मानसिंह जी, कीर्ति जैन जी, त्रिपुरारी शर्मा जी, वीना पानी चावला जी, मंगई जी एंड मेनी अदर्स। बहुत सारे लोग हैं इसमें। पर इसमें देखिए, अभी जैसे मंगेश सोशल और क्या बोलते हैं, एक तरीके से कम्युनिटी वर्क करती है, तो उनका नाटक उसी तरीके से डिवाइस्ड होता है, कम्युनिटी रिलेटेड डिवाइसिंग बहुत अच्छे तरीके से। अप्लाइड थिएटर को लेके वो बहुत अच्छे तरीके से काम करती है कम्युनिटी में जाकर, जो बहुत कम्युनिटी स्पेसिफिक होता है। उसी तरीके से वीना पानी चावला जी का एक डांस डिसिप्लिन से आया, तो वो पूरा बॉडी को लेके, गेस्चर्स और बॉडी को लेके पूरा डेवलप किया अपने एक्टर्स के साथ डिवाइस थिएटर का एक प्रोसेस, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्शंस आदिशक्ति का हमारे पास है आज भी, जो उनके एक्टर्स करते रहते हैं। फिर त्रिपुरारी शर्मा जी एक राइटर, बेसिकली उनको राइटिंग की बहुत अच्छे इंटरेस्ट, और बहुत शानदार राइटर वो अपने आप में है। तो उनका डिवाइसिंग का नेचर बहुत राइटिंग से रिलेटेड होता है। जहाँ तक कीर्ति जी हैं, नीलम मानसिंह जी हैं, अनुराधा जी हैं और अनामिका जी हैं, इन लोग बहुत बहुत डिफरेंट एरिया से देखते हैं, और डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से और डिफरेंट लेंसेज से देखकर वो जो भी इश्यू है या जो भी कॉज है, उसको क्या इंपॉर्टेंस चाहिए, उस तरीके से देखकर डिवाइस थिएटर को उठा के लाते हैं। और उसमें और भी नाम मैं बोलूंगा, जैसे डिवाइस थिएटर में रॉयस्टन नेबल हैं, जो अपना ही एक पूरा थिएटर मंगनियार सेलेक्शन से लेके किचन कथा से लेके ऐसे बहुत शानदार स्पेक्टेकल्स बनाए हुए हैं। वो भी डिवाइस थिएटर, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट बेस्ड नहीं है और उसका वर्ल्ड टूर होता रहता है, वो भी एक तरीके से है। तो ये सारे डिवाइस थिएटर्स हैं। आप लोग ये सब यूट्यूब में देख सकते हैं रॉयस्टन नेबल का काम, और देख सकते हैं कि कैसे वो डिवाइस करते हैं अपने थिएटर को। ठीक है, अब मैं थोड़ा से 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा, उसके बाद सीधा हम लोग वीडियोस दिखाने शुरू करूंगा। होप मैं ज्यादा बोरिंग नहीं हो रहा हूँ। 3-4 चीजें चाहिए तो आप लोग, जैसे हम क्लास में बोलते हैं, लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप पॉइंट्स याद रखिएगा। एक है, डिवाइस थिएटर में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर रिसर्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनाइट द होल कंपनी अराउंड ए कॉमन पर्पस। एक पर्पस के लिए पूरे कंपनी को जोड़ के रखना है, वो डायरेक्टर का बेसिक काम है। ये नहीं कि कंपनी बीच में लड़ाई होगी या और कोई इश्यू में कंपनी चली गई, नहीं, कंपनी एक ही चीज में होना चाहिए। कीप एन ओपन माइंड,
एंड लिसन अटेंटिवली टू एवरी पर्सन। ये डायरेक्टर का बहुत, और लोगों को भी, एक दूसरे को एकदम बहुत अच्छे तरीके से, लिसन एवरी पर्सन इन द टीम, हर एक व्यक्ति को अच्छे तरीके से सुनिए, ताकि कुछ भी कमी है तो आप पकड़ सकते हो, पकड़ के उसको उसी टाइम उसको ठीक कर सकते हो, ताकि आप है ना, हरदम आप लोग सब तैयार हो अननोन में जाने के लिए, क्योंकि आप एक दूसरे को सुनते रहोगे तो आपके अंदर एक एनर्जी बनी रहेगी जो अननोन में घुस सकते हो। अननोन में मतलब ऐसे जगह जा सकते हो, जो मैं अभी आपको एक प्रोडक्शन दिखाऊंगा जिसमें हम अननोन में गए थे और क्या बना के लाए, और उसमें अननोन में जाकर मतलब जो बाउंड्री है, जो हम जैसे जिसमें हम जानते हैं, जिसमें हम नाटक करते हैं, पर उससे बाहर निकल के हम जब जाते हैं, जो अननोन हो जाता है, उसमें जाके फेलियर होना भी कोई फेलियर नहीं होता है, क्योंकि कोई अननोन में गया ही नहीं है। और बहुत बार अननोन में जाके बहुत सारे और चीजें मिलते हैं हमको, और बहुत बार हमको लगता है अभी फेलियर है, पर फिर कुछ सालों के बाद पता चलता है नहीं, वो फेलियर नहीं था, वो अननोन से हमको ये सारी चीजें मिली है। ये है बी पैशनेट। नंबर 4 पॉइंट, बी पैशनेट अबाउट योर सोर्स मटेरियल। जो मटेरियल है, जिससे आप जिस मकसद से शुरू किए थे, उसमें हरदम पैशनेट रखना चाहिए, और एंड तक सबको उसका पैशनेट में पकड़ के लाना चाहिए। नहीं तो आप पैशनेट नहीं और आपका इंटरेस्ट चला गया वो सोर्स मटेरियल से, तो फिर ऑडियंस का भी इंटरेस्ट चला जाएगा। वो आपको पकड़ के रखना बहुत जरूरी है। और ये डिवाइस थिएटर में एक और चीज कर सकते हैं आप, कुछ अपने गिने चुने फ्रेंड्स को लाके, थिएटर फ्रेंड्स को लाके, या परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फ्रेंड्स को लाकर आप दिखा सकते हो, कोई क्रिटिक्स को दिखा सकते हो, और उनका भी क्रिटिकल कमेंट्स लेके फिर से आप लोग सब बैठ के डिस्कस करके फिर से आप वो नाटक को खोल सकते हो, खोल के फिर से बना सकते हो, ताकि आप देखिए क्या चीज हो सकता है। और 5th पॉइंट, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टोरी इज रिलेटेड। मतलब उतना जरूरी नहीं है कि पहले से जैसे हम शुरू करें कि कहानी बनाते जाओ, कहानी बनाते जाओ, नहीं, कहानी लास्ट के लिए रखिए, बनाते जाइए, जितना मीटिए, छोटे छोटे सीन्स बनाइए, डिफरेंट यूनिट्स बनाइए, जोड़ना, कहानी बनाना वो लास्ट में रखिए। कहानी पहले ही बना लेंगे तो हो सकता है हम बहुत सारा चीजें एक्सप्लोर ही नहीं करें, ये होता है। फिर ऑलवेज लुक फॉर द काउंटर पॉइंट्स, हरदम कुछ ऑपोजिट्स रखिए। जैसे आप सीरियस नाटक बना रहे हो तो उसमें कुछ ह्यूमर का तो जगह रखिए, ताकि वो सीरियसनेस अच्छे तरीके से निकल के आए। जैसे बहुत ही वर्बल डायलॉग हो गया तो फिर आप सोचिए कि बहुत लंबे लंबे डायलॉग हो रहे हैं, बना तो दिए डिवाइस में, पर सब बैठ के खड़े होके और बैठ के बात कर रहे हैं, तो फिर सोचिए स्टोरी थ्रू एक्शन, मूवमेंट, म्यूजिक, डिजाइन, साउंड एंड लाइटिंग, ये सारी चीजें कैसे वो डायलॉग को, कौन से डायलॉग को हम एक्शन से बोल सकते हैं, कौन से डायलॉग को हम मूवमेंट से बोल सकते हैं, म्यूजिक से बोल सकते हैं, डिजाइन से बोल सकते हैं, और साउंड और लाइटिंग से बोल सकते हैं, ताकि वो विजुअल लैंग्वेज में आ जाए और वो डायलॉग की फिर जरूरत नहीं है। तो वैसे डायलॉग कट सकती है बहुत सारे, और फिर हो सकता है ये सारी चीजें टोटल थिएटर बने। ये भी डिवाइस थिएटर में बहुत अच्छे तरीके से हम लोग कर सकते हैं यदि हम चाहते हैं तो। मेक श्योर एवरीवन इज डिफरेंट है, वो बिगिनिंग से एंड तक वो रखिए कि डिफरेंट है, लोग डिफरेंट है और डिफरेंट ही रहने दीजिए, और डिफरेंट ही उनके व्यूज होना चाहिए, और वो डिफरेंसेस रखते हुए इसको बनाइए तो नाटक उतना ही इंटरेस्टिंग बने। ये नहीं कि कोई एक एक्टर को उठा दिया और बाकी सब एक्टर उनको इमिटेट कर रहे हैं, या वही एक्टर सबसे अच्छा है, या यही डिजाइनर का काम अच्छा, नहीं, सब लोग इक्वल है, सबका अपना अपना इंडिविजुअलिटी, उसको रख के आगे बढ़िए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट, डोंट बी प्रेशियस। ये मत सोचिए कि ये नाटक हम जो बना रहे हैं उसमें ये सीन्स तो बहुत प्रेशियस है, हो सकता है बहुत प्रेशियस हो सकता है हम सेल्फ इंडल्ज कर रहे हैं वो सीन के साथ। जब नाटक पूरा आ गया तो लग रहा है कि वो सीन में जिसमें सबसे ज्यादा पसीना बहाए हैं और हमको सबसे अच्छा लग रहा था, पर लग रहा है कि नहीं वो सीन काम नहीं कर रहा है, तो काटना पड़ेगा, तो काट के निकालना पड़ेगा। उसमें कोई सिंपैथी फैक्टर नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाटक एंड ऑफ द डे क्या होता है, वो आपको एक लेमैन होके भी, एक डायरेक्टर होके ये सारा रिसर्च किए, सब चीज टीम को लाए, सब किए, पर एक लेमैन होके आप देखिए, देखकर आपको लगता है नहीं ये सीन किसी को समझ में नहीं आएगा, जबकि इसमें सबसे ज्यादा मेहनत हुआ है, काटने की जरूरत है, तो बोलिए एक्टर से, एक्टर्स को भी समझ में आएगा। यही स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड एंजॉय योरसेल्फ। लास्ट में यही है कि आप अपने बहुत अच्छे तरीके से पूरे खुशी के साथ करिए, हरदम ऑप्टिमिस्टिक रहिएगा, बीच बीच में गेम्स खिलवाइए एक्टर्स के साथ, और कुछ निकल के नहीं आ रहा है कहीं ना कहीं, कुछ क्या बोलते हैं, कुछ क्या मतलब रिहर्सल स्टक हो गया तो सब गेम करिए, और एक तरीके से डिफरेंट फन एक्सरसाइजेस, एक्टिविटीज लाइए, और उसके बाद ताकि उसमें से भी कुछ निकल के आएगा, हमको नहीं पता कहाँ से निकल के आएगा, इसलिए हम बोल रहे हैं ना हरदम एक अननोन टेरिटरी में, डिवाइसिंग में हम चलते हैं। तो इसके लिए मुझे लगता है एक किताब जो आप लोग यदि रेफर करना चाहते हैं तो वो ऑगस्टो बर्ग का गेम्स फॉर एक्टर्स एंड नॉन एक्टर्स, जो बहुत काम आ सकता है,
बहुत बेसिक किताब है, जैसे मैं सब बेसिक्स के बारे में यहाँ बात कर रहा हूँ, पर अगस्टो बॉल एक बहुत रिनाउंड थिएटर मेकर हैं लैटिन अमेरिका से, और वो बहुत ही उनके सारे डिफरेंट तरीके के डिवाइसिंग है, इनविजिबल थिएटर से लेके फॉरेन थिएटर से लेके, तो आप वो सब देख लीजिएगा। और उसमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं जो बहुत काम कर सकता है डिवाइस थिएटर में प्रोडक्शन बनाने के लिए। अब चलिए, अब मैं पहला एग्जांपल यहाँ पर डिवाइस थिएटर के बारे में मैं थोड़ा सा बता दिया। अब पहला जो काम मैं दिखाने जा रहा हूँ आपको, डिवाइस थिएटर का अपना मेथोडोलॉजी बना के जो है ये है अनामिका हक्सर जी का डायरेक्शन में बेस्ड, प्रोडक्शन का नाम है उचक्का, और बेस्ड ऑन लक्ष्मण गायकवाड्स मराठी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल उचल्या। मैं पढ़ के सुना देता हूँ, उसके बाद मैं दिखा देता हूँ आपको। कंसिडर्ड टू बी अ मास्टरपीस, हिज novel brings to the world of literature the trial and tribulations of his tribe for the first time. The Uchalya, literally meaning the pilferers, was coined by the British, who classified the tribe as a criminal tribe. His treatment of the Dalit theme, of which his own delicate subjectivity is a part, is widely acclaimed for its masterful sensitivity and supreme craftsmanship. He depicts in all their subtlety and poignancy the inner feelings, sufferings, and emotional complicities of a tribe historically viewed as criminal. तो ये क्रिमिनल कम्युनिटी के बारे में ये नाटक, जैसे मैं पढ़ के सुनाया हूँ, आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब क्योंकि टाइम थोड़ा कम पड़ रहा है, तो मैं जल्दी से डायरेक्टर्स नोट भी पढ़ के फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये अनामिका जी का लिखा हुआ डायरेक्टर्स नोट है। एन एक्सप्लोशन, ए रिवर्सल ऑफ ऑल दैट इज हेल्ड सीक्रेट इन सर्च ऑफ ए डिफरेंट स्टाइल एंड एस्थेटिक, ए पीपल ऑन द बॉर्डर्स ऑफ एक्सिस्टेंस, क्रिमिनलाइज्ड बाय ब्रिटिश लॉस, मार्जिनलाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, thieves branded forever. How do we use space? How does the actor enter the first person narrative without illustrating it? What style of narration should there be? How can there be a narrative of hunger? How do we show pickpocketing on the stage, an art which is never revealed, and the disappearing face of the ordinary people of this country, their lives, their bodies screened by the glitz of Saas Bhi Kabhi Bahu Thi, or a newly manufactured dawn, or even an antiseptic school of drama. Gone are the days of grappling with the world of poor and the rich. Now we are created white and pink into middle-class glamour. Mr. Lakshman Gaikwad made available the meeting with the pickpockets of his community. Pickpockets of जो थे उनके साथ वो मिल पाए. Exercises were evolved on pickpocketing, eye movements, gestures, and a code of communication between pickpockets. We are trying in places to use the internal gestures of the narration rather than a straight illustration. The narration is split into several voices of Lakshman and other characters. आप समझ गए होंगे कि एक तरीके से जो गेस्चर्स हैं, जो इंटरनल गेस्चर्स को डेवलप करने के लिए आप देखेंगे कि कैसे बॉडी मूवमेंट्स इसमें डेवलप हुआ है और किस तरीके से कैरेक्टर्स निकल के आ रहे हैं और कितने सारे लेयर्स ऑफ मीनिंग, पॉलिटिकल एंड सोशल मीनिंग और निकल के आ रहे हैं। ये देखिए उचक्का नाटक। अगस्त के दिन कार्यक्रम शुरू हो जाने के बाद कक्षा के भिंडी में गुरुजी ने मेरी तरफ इशारा किया और कहा, अब स्कूल का एक लड़का भाषण देगा। मेरे विद्यालय के सभी गुरुजनों, भाइयों बहनों और छात्रगण, आज के दिन देश स्वतंत्र हुआ था, इसलिए आज हमने प्रभात फेरी निकाली है। हमारे देश के महात्मा और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को स्वतंत्रता दिलवा दी, इसलिए हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। इतने में ही सारे गांव में चर्चा फैल गई कि बाथरूट के लक्ष्य ने आज भाषण किया है। बहुत अच्छे, देखा आप लोगों ने, बाथरूट का बेटा है, इतना कमाल का भाषण करता है। अरे अब तू आगे पढ़, मैं मालिक से अग्रिम लेकर अगले साल तेरे लिए एक साइकिल दिलवाऊंगा।
मराठी की पहली कक्षा में था। पुस्तक का पहला पन्ना खोलते ही मैं पढ़ता, भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे बंधु है, मुझे मेरी देश की परंपरा पर अभिमान है। पर यदि ये सब सच है तो पुलिस मुझे और मेरी माँ को चोर कह के क्यों पीटती है? ये क्यों कहती है कि माँ की साड़ी चोरी की है? मैं चोरी कहाँ करता हूँ? माँ कहाँ चोरी करती है? फिर हमें चोर कह के क्यों पीटा जाता है? अगर सचमुच भारत मेरा देश है तो मेरे भाइयों को खेती के लिए जमीन क्यों नहीं दी जाती? हमें रहने के लिए अच्छा मकान क्यों नहीं मिलता? अगर सचमुच सारे भारतवासी बंधु है तो मेरे भाइयों को अपना घर चलाने के लिए, पुलिस को रिश्वत देने के लिए चोरी क्यों करनी पड़ती है? गरीबी से बेहाल होकर एक दिन मैंने भारत के पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा। पत्र में मैंने बहुत कुछ लिखा। मैंने लिखा कि इस देश के गरीब नागरिक को कपड़ा मिले, इसलिए महात्मा गांधी ने कमीज पहनना छोड़ दिया। महात्मा गांधी का सपना कब पूरा होगा? उन दिनों तो मैं ये भी नहीं जानता था कि लिफाफे पर पता लिखना होता है। मैंने सिर्फ इतना ही लिखा, भारत के पंतप्रधान श्रीमती इंदिरा गांधी, नई दिल्ली। और मैंने लिखा कि इस देश के गरीब नागरिक को कम से कम एक वक्त का खाना मिले, इतनी तो व्यवस्था आप कीजिए। पर उस पर मैंने अपना नाम नहीं लिखा क्योंकि मैं पुलिस की मार से डरता था। कितनी शुभ्राय थे मुसाफिर, किती शुभ्राय थे शिकारी, ह्यांच्या हातात आहेत पारण केलेले शुभ्र ससे, शुभ्र वस्त्र अंथरलेल्या चादरीवर त्यांनी मांडल्यात घरी, त्या कमरेचे खंजीर उपसतात आणि खुपसतात सशाच्या गुप्तांगात, उडतात रक्ताच्या चिरकांड्या। ओके तो वो था एक तरीके से उचक्का जो आप देख चुके हैं। ये पूरा डिवाइस थिएटर के ही एक प्रोसेस से निकला हुआ है। अनामिका जी का अपना प्रोसेस है, पर उसमें ये सारे एलिमेंट्स जो हम बात किए थे वो उस तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। और भी बहुत सारे होंगे जो हम नहीं बात किए हैं यहाँ पर, वो भी उसमें हैं, पर वो और कोई एक लेक्चर में हम रखेंगे जो इसका एक दूसरा पार्ट हो सकता है डिवाइस थिएटर, जिसमें हम फोकस एक एक डायरेक्टर के डिवाइस थिएटर के प्रोसेस के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अब दूसरा है जो क्लाउन्स एंड क्लाउड्स, ये दूसरा एक प्रोडक्शन है, ए कन्फ्लुएंस ऑफ थिएटर एंड सर्कस। ये मेरे ही डायरेक्शन में हुआ था। ये 2011 के जो बैच है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स के साथ हम लोग ये प्रोडक्शन किए थे। एक्चुअली ये प्रोडक्शन एक्चुअली एनएसजी में एक सेकेंड ईयर में एक इनपुट होता है जिसमें स्टूडेंट्स को भेजा जाता है दिल्ली के बाहर कोई एक रीजनल स्पेसिफिक जगह जहाँ पर वहाँ की एक कला को सीखने के लिए। तो उस तरीके से 2011 में क्योंकि मैं कुछ टाइम से मतलब मेरे कुछ दोस्त और हम लोग सब मिलके कुछ टाइम से बचपन से हम लोग सर्कस देखते रहते थे और बहुत इंटरेस्ट लगता था, और कुछ टाइम से हम लोग सर्कस के ऊपर काम करने शुरू किए थे। तकरीबन 5 से 10 साल हम सर्कस के ऊपर बहुत रिसर्च कर रहे थे और ये सब कर रहे थे। कारण ये है कि बचपन में हम जब सर्कस देखते थे तो सर्कस सबसे इंटरेस्टिंग लगता था। सर्कस में क्लाउन से लेके एनिमल से लेके सब चीज़ मिलता था देखने के लिए। उस टाइम में जब हमारा बचपन में सर्कस का एक गोल्डन एरा चलता था इंडिया में, और सर्कस एक ऐसी कला थी जो जिसमें भाषा मतलब भाषा ये वाली भाषा नहीं थी, जिसके कारण कश्मीर से एक तरीके से केरला तक सर्कस जोड़ सकता था। और सर्कस में सारे लोग सारे किस्म के लोग मिलेंगे आपको।
क्योंकि भाषा वहाँ रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है। तो ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग था। तो फिर मैं जब ट्रिचू स्कूल ऑफ ड्रामा और फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में पढ़ने गया, तब तक देखा कि सर्कस बहुत ही क्या बोलते हैं, गरीबी में हो गई है। सर्कस में बहुत सारी चीज़ें बैन कर दिया गया है, सरकार ने बहुत सारी चीज़ें उसमें एक तरीके से बैन करने के कारण उनको नहीं मिल रहा है। और दूसरी बात ये पता चला फिर रिसर्च करते-करते कि सर्कस एक तरीके से एक्सटिंक्ट हो रहा है, बहुत सारे सर्कस कंपनियाँ बंद हो गई। तो फिर मुझे लगा कि हमको बहुत जल्दी से जल्दी इसके बारे में कुछ करना चाहिए। फिर हम रिसर्च करने शुरू किए, फिर पता चला कि सर्कस कल्चरल मिनिस्ट्री के नीचे ही नहीं आता है, सर्कस को वैसे कोई ग्रांट ही नहीं है, सर्कस स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के नीचे आता है और वहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट सर्कस को नहीं मिलता है क्योंकि सर्कस में कोई कंपटीशन नहीं है। उन लोग एक्चुअली सर्कस वाले तो कंपटीशन के अगेंस्ट है, वो तो स्किल्स के ऊपर डेवलप करते हैं। तो ये इस तरीके से बहुत ज़्यादा वहाँ पर एक तरीके से प्रॉब्लम्स हो रहे थे। तो हमको लगा कि क्यों नहीं हम जाएँ और कुछ उसमें रिसर्च करें और कैसे हम एकेडमिक्स में, क्योंकि वहाँ पर भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी ट्रेनिंग होता है, तो वो बॉडी ट्रेनिंग को कैसे हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाएं और कैसे हम कोलैबोरेट करें सर्कस आर्टिस्ट के साथ। तो उस तरीके से हम लोग केरला गए थे और वहाँ पर ये पूरा चीज़ डिवाइस हुआ था। आप ये प्रोडक्शन देखिए, क्लाउन्स एंड क्लाउड्स। आज कोई सर्कस देखने नहीं आता। अचानक सभी ज्ञानी हो गए। अब मेरे परिवार की तरफ कौन दिखेगा? पर कोई लाइफ नहीं। तो ये हुआ क्लाउन्स एंड क्लाउड्स। और अब जो नेक्स्ट प्रोडक्शन जो हम दिखा रहे हैं, क्योंकि वो क्लाउन्स एंड क्लाउड्स में सारी तरीके से सब चीज़ डिवाइस था, उसमें बाकायदा नरेटिव था और वो नरेटिव को हम डेवलप किए थे पूरे सर्कस से ही रिलेटेड इश्यूज को रखकर हम लोग वो पूरा नरेटिव डेवलप किए। तो उसमें सर्कस आर्टिस्ट स्टूडेंट्स सब मिल के वो प्रोडक्शन बनाए हैं, जो अभी आप उसका एक छोटा सा क्लिपिंग देखे हैं। अब और कितने टुकड़े, ये एक ऐसा प्रोडक्शन है, ये डायरेक्टेड बाय कीर्ति जैन जी, प्रोफेसर कीर्ति जैन। ये और कितने टुकड़े based on the other side of silence by Urvashi Bhutalia. It is a collection of interviews of people affected by partition. Furthermore, Bhutalia reveals how people on the margins of history, children, women, ordinary people, the marginals, the untouchables, were affected by this upheaval. तो एक तरीके से ये पार्टीशन के ऊपर है ये नाटक, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। पर मैं कीर्ति जी से इसके बारे में बात किया था, तो और ये नाटक हुआ था 1999 में। तो उस टाइम तो मैं पूछा था कि ये कैसे, ये नाटक आप क्यों इस थीम के ऊपर क्यों लिए? तो एक बहुत इंटरेस्टिंग ये थी कि पार्टीशन को लेके उतना ज़्यादा काम उस टाइम में इंडियन थिएटर में नहीं हुआ था। 2-3 फिल्म्स या 3-4 फिल्म्स बने होंगे, सिनेमा बने हैं, पर पार्टीशन को लेके उस तरीके से, एंटायरली पार्टीशन को लेके उस तरीके से नाटक इंडियन थिएटर में
कम हुआ था, तो उनको लगा नहीं पार्टीशन को लेकर करना चाहिए। फिर वो फर्दर रीडिंग और रिसर्च करते करते उनको लगा ये कहानियों में विमेन रिलेटेड, विमेन फोकस करके हम बनाएं इसको, और कितने टुकड़े, विमेन से रिलेटेड जो भी इश्यूज है उसको फोकस करते हुए हम बनाएं। फिर उनके पास चैलेंज उनके सामने आया, ये साइलेंस जो है, और ये साइलेंस के ऊपर रिसर्च करते करते समय साइलेंस ऑफ शेम है वो, बहुत सारे सीक्रेट्स के साइलेंस है, जो उस टाइम में जो औरतें वहां से आए थे पार्टीशन में, क्या क्या उनके साथ हुआ, वो अपने अंदर रख के घुटन होते हुए सालों बीत रहे हैं उनके अंदर, पर वो किसी को बता नहीं पा रहे। वो जो साइलेंस है, वो साइलेंस को कैसे लाएंगे? तो ये एक कहानी है जो आप अपने आप देख सकते हो। ये कहानी एक अजीब सी साइलेंस है जिसमें कीर्ति जी से मैं बात किया था, वो बताए थे कि उसमें आप ये कहानी अपने आप समझ जाओगे। बस ये कहानी का मैं एक ही चीज बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये पूरा रिहर्सल जो हुआ था ये एक नर्सरी स्कूल में हुआ था, क्योंकि वही रिहर्सल स्पेस मिला था यहाँ पर। तो उसमें सारे एक्टर्स और बैकस्टेज वर्कर्स, डिजाइनर्स सब आके वहीं काम करते थे। तो जैसे हम बोले थे कि हर एक्टर का अपना कंट्रीब्यूशन होता है डिवाइस थिएटर में, हर एक जो भी जुड़ा हुआ सबका कंट्रीब्यूशन होता है, वैसे इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है स्पेस का भी कंट्रीब्यूशन। आप देख सकते हो कि जिस तरीके से एक स्कूल में ऐसी एक कहानी बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो स्कूल के कारण वो बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू आया, और जैसे बच्चों के स्कूल में होते हैं, नर्सरी में झूले होते हैं, स्लाइडर्स होते हैं, उस तरीके से स्लाइडर रखकर कितना क्रिएटिवली इसको एक तरीके से, ये एक बहुत ही डिस्टर्बिंग कहानी आपके सामने ये एक क्लिप से आप देख सकते हो। डिवाइसिंग में कैसे वो जगह आ गया, एक नर्सरी स्कूल आ गया, एक पार्टीशन के कहानी में सोचिए, और नर्सरी स्कूल के प्रॉपर्टीज आ गए, नर्सरी स्कूल नहीं, नर्सरी स्कूल के एक स्लाइडर आ गया, और कितने अच्छे तरीके से वो कहानी हमारे सामने आ रही है। और कितने टुकड़े, मेरा पैर भी नहीं है। मुझे कुआं लगा एकदम। पागल है कैसे कुआं? मेरी दादी ने कहा था कि बहुत सारी औरतें कुएं में कूदी थी, उनकी सहेली की नई नई शादी हुई, वो बोले हाय मेरे हाथों की मेहंदी मेरी छोटी, मुझे मत मारो, मर गई। एक बहुत बूढ़ी औरत थी, वो भी कूदी। ये क्यों कूदी? है तो वैसे ही मर जाती। लगी होगी ना। अरे देख देख, मंगल की बीवी ऐसे कूदी। मर गई, कुछ नहीं बचा। मेरी दादी की सहेलियां कैसे कूदी थी? कैसे? झूठ बोलता है, झूठ। दादी की सहेली, हाँ। ऐसे क्या कर रहा है? क्यों? जिनको बच्चा होने वाला था वो भी तो कूदी थी। बच्चा मत जाओ। बच्चा मत ऐसे पकड़ ले, मर जाएगा। नीचे बच्चा भी क्या होगा? की मम्मी और उसकी मम्मी की एक मौसी। मैंने टेलीविजन में देखा था, मैं बताती हूँ, इधर आओ, मेरे पीछे पीछे आओ जल्दी। टीवी बहुत देखते हैं। अरे हाँ, उसमें लड़के तो थे नहीं, तुम जाओ। नहीं वाहिगुरु जी, सतनाम जी, वाहिगुरु जी, सतनाम जी, वाहिगुरु जी, सतनाम बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। वाहिगुरु मेरे हाथों की मेहंदी, और मेरे गहने, वाहिगुरु बोले सोनिहाल मेरा बच्चा, वाहिगुरु
चाहिए। नहीं, अभी तो तेरे सामने खुद ही हम बाहर को नहीं खिलाएंगे अब। बिल्कुल, कुट्टी कर दो सारे इसके साथ। इसको बाहर निकालो यहाँ से। मैं बात नहीं कर रही। क्यों? मैं अभी तो खुद ही तेरे सामने। कलंकनी है, कलंकनी। क्या नाच होए। नहीं, चुल्लू भर पानी में डूब। नहीं, सारे कौम का नाम बदनाम कर देता। सारी बिरादरी में नाक कटा दी तूने। और बेड़ा गर्क जाए तेरा। बाहर निकाल दो इसको। जा किसी कोने में जाकर अपना मुंह छिपा ले। दूर फिटे मुंह तेरा। कलंकनी कहेगी। मैं हर नाम कौर, मैं क्यों बच गई? सब मरे मेरे सामने, बस कोई मरना नहीं चाहता था। किसकी पूछनी इच्छा? पहली बार कूदी क्योंकि सब कूद रहे थे। वाहेगुरु। जब मैं बची तो सच बताऊं, एक मन बहुत खुश हुआ। मानती हूं गलत था, पर सही या गलत होने से पहले सच था मेरा खुश होना। अपने मन को कड़ा कर मैं दोबारा कूदी। मेरे बाल मुझे मेरी सलवार का पोंछा गीला हुआ। मुझे नीचे वाली औरत के बाल चुभने लगे। मेरे शरीर में एक ठंडे पानी से सीरियस मेरे घुटने नीचे वाली औरत के बालों ने अटकना शुरू कर दिया। मैंने उसके चीखने की आवाज सुनी। मुझे माफ कर दे, मैं क्या करूं? मौत का इंतजार करती ध्यान को बटाने के लिए मैं एक एक करके सब याद करने लगी। गोले में मेरी बारी, मेरा सफेद नेट वाला दुपट्टा, मेरा नया सिला सूट जो बक्से में रखा था, मेरे छोटे छोटे बूंदे, मेरी गिट्टियां, संतोष से हुई मेरी लड़ाई। जो पता होता मरना है तो माफी ही मांग लेती। पानी ऊपर ही नहीं चढ़ा, मैं डूब ही नहीं पाई। मैं क्या करती? मैं बच गई। तीसरी बार मैं फिर बच गई। हर नाम फिर बच गई। ओके, ये कैरेक्टर जो है ये बहुत ही मतलब जो आप अभी कैरेक्टर देखे हो, उनके बेटे ने वो कैरेक्टर के पास तक पहुंचाए थे। तो वो बेटा भी कहीं ना कहीं अपने माँ के बारे में मतलब रेस्पेक्ट नहीं रखता है। वो ऐसे बोला जैसे कि एक डिसग्रेस है मेरी माँ, या वो हमारे हॉनर को कॉम्प्रोमाइज कर दी, क्योंकि उस टाइम में उनको भी कुएं में कूद के मरना था, नहीं मरी वो, क्योंकि वो कहीं डरपोक थी या क्या थी। तो मतलब एक बेटा तक सोचता, उतना दुख वो औरत अंदर से सह रही है। और वो साइलेंस जो है, वो साइलेंस अपने आप में एक ऐसी एक दर्दनाक मेमोरीज जो अंदर रखकर पार्टीशन के बाद लोग जीवित हैं। तो ये और कितने टुकड़े का एक छोटा सा क्लिप था जो आप देखे हैं अभी। तो देख सकते हैं कि कितने इंटेंसिटी के साथ डिवाइस थिएटर निकल के भी आ सकता है। यही है, यहाँ पर मैं ख़त्म कर रहा हूँ डिवाइस थिएटर के ये लेक्चर सीरीज का पहला लेक्चर सीरीज। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर सेशंस को लेके। जो भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछिएगा आप, डिवाइस थिएटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछिएगा। और कोई क्वेश्चंस पूछेंगे तो हो सकता है मैं आंसर नहीं कर पाऊँ। क्या है क्वेश्चन सर? कुछ रेडियो नाटक किए थे आप? हाँ वो, हाँ कुछ पूछ रहे हैं कि डिवाइस प्ले क्या ट्रेडिशनल कहानी को लेके हो सकता है? जरूर हो सकता है, क्यों नहीं। और वही तो मैं बोल रहा हूँ कि महाभारत, रामायण, ये सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छे तरीके से
उससे उसके साथ जरूर हो सकता है ये। और फिर ठीक है, और फिर हाँ, ये पूछ रहे हैं व्हाट काइंड ऑफ नोवेल कैन वी रीड अबाउट। मुझे लगता है कि नोवेल को आप कोई भी नोवेल को जिसमें आपको इंटरेस्टिंग लगता है नोवेल, वो आप ला सकते हो डिवाइस थिएटर में। ये जरूरी नहीं है कि डिवाइस थिएटर के लिए कोई नोवेल लिखा हुआ है, ऐसे कुछ नहीं है। कोई भी नोवेल हो सकता है, कोई भी घटना हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिससे आप डिवाइस थिएटर बना सकते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें, और आपका एक इंटरेस्ट के साथ किस तरीके से आप उसको फिर उसको, जैसे मैं बताया, सारा एलिमेंट्स रखकर आप कैसे बना सकते हो। वो इंटरेस्ट, वो जज्बा, वो सारी चीजें आपको होना चाहिए। कुछ कोई भी मटेरियल आ सकता है डिवाइस थिएटर में। हाँ, डिवाइस थिएटर रियलिस्टिक एक्टिंग में बहुत सारे तरीके से हेल्प करते हैं, क्योंकि रियलिस्टिक एक्टिंग में बहुत हर तरीके से रियलिस्टिक एक्टिंग ऐसे होता है जैसे आपको अपना लाइंस के बारे में सोचना पड़ता है, या आपको अपने वर्ड्स के बारे में सोचना पड़ता है, या आप कितने रियल हो कि एक वर्ड आपके अंदर से निकल के आ सकता है। एक होता है एक प्लेराइट्स वर्ड, जो आप कोशिश कर रहे हो अपने तरीके से उसको रखने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए। क्योंकि एक चीज ध्यान रखिएगा, डिवाइस थिएटर में एक्टर क्रिएटर होता है, तो वर्ड्स एक्टर को ही लाना पड़ता है। जबकि दूसरे में जैसे एक रियलिस्टिक प्ले उठाए तो वहां पर एक्टर एक इंटरप्रेटर होता है। वो जो लाइंस प्लेराइट ने लिखा है उसको एक्टर इंटरप्रेट कर रहा है। यहाँ डिवाइस थिएटर में क्या होता है, वही वर्ड एक्टर कहीं ना कहीं ला रहा है, अपने इमेजिनेशन, अपने बॉडी, अपने सारे सेंसेस के साथ वो वर्ड निकल के आ रहा है। फिर वो वर्ड को पुनर्जीवित रखना है हर शो में, हर रिहर्सल में। ये है। हाँ, डिवाइस थिएटर एक क्वेश्चन है, टॉपिक या थीम के ऊपर ही है क्या, कोई स्टोरी के ऊपर? जरूर स्टोरी के ऊपर हो सकता है, क्यों नहीं। एक कहानी लीजिए, लेके उसके ऊपर पर बकायदा आपको रिसर्च करना पड़ेगा। वो कहानी उठा रहे हैं, जैसे एक लव स्टोरी उठा लिया, आप सोच लीजिए, तो लव स्टोरी उठा के आप वो लव स्टोरी क्यों उठा रहे हैं, लव स्टोरी में क्या चीजें जो इंटरेस्टिंग है, और उसको किस तरीके से आप फिर किस कौन से कारणों के कारण आप ये लव स्टोरी आज करना चाह रहे हो, ये, और उसके ऊपर फिर पूरा बकायदा पूरा जाइए, रिसर्च करके पूरा चीजें पढ़ के लाइए, लोगों से मिलिए, उसके बाद आप अपने ग्रुप में आइए और वो कहानी करिए। बहुत 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 डिफरेंट एंगल से वो कहानी निकल के आएगा, बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज आएगा वो कहानी में। और क्या है क्वेश्चन? ये क्या है डिवाइस थिएटर में? अच्छा, डिवाइस थिएटर में और क्या क्या चीजें हो सकता है, जो एग्जांपल्स मैं दिया हूं उससे उतना क्लियर नहीं हो रहा है जो आप बता रहे हो। जैसे मैंने बताया, ये एक बेसिक लेक्चर है, और जिस तरीके से नाटक देख रहे हैं, जैसे आपने लिखा है कि नाटक देख के वो क्लियर नहीं हो रहा है कि ये डिवाइस थिएटर का प्रोसेस किस तरीके से, जिससे ऐसे नाटकें बने हैं। हाँ, वो तो आपको प्रोसेस में आना पड़ेगा, मैं बस उसका एक बेसिक एलिमेंट्स बताया हूँ। या तो प्रोसेस में एक ऑब्जर्वर होकर बैठना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये नाटक बनता कैसे है डिवाइस थिएटर में। और फिर एक लिखे हैं यश पोतनीस ने, लिखे हैं कि सर ऑन व्हाट एलिमेंट्स कैन अ डायरेक्टर डिसाइड द एक्सरसाइज एंड इम्प्रोवाइजेशंस फॉर हिज एक्टर्स। देखिए, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, और वही मैं बोलता हूँ कि जैसे अभी हम लोग सर्कस में कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे, तो सर्कस में बहुत सारे सर्कस के कलाकारों के इश्यूज, हम सर्कस के कलाकारों के साथ ही एक तरीके से कोलैबोरेट कर रहे थे। तो इसलिए हमको लगा कि उनकी जो कहानियां हैं, वो कहानियां हम उनके कहानियों को सुन के उनको कैसे हम फिर स्टेज तक लाए, और वो भी हम और मतलब एक तरीके से सर्कस आर्टिस्ट और थिएटर आर्टिस्ट मिलकर ये कहानी को कैसे हम बताएं, क्योंकि सर्कस खत्म हो रहा है। और ये सारे ऐसे और सर्कस के जितने आर्टिस्ट थे उनका भी एज ग्रुप ऑलमोस्ट एनएसजी के स्टूडेंट्स के एज ग्रुप के ही थे। तो फिर
उनकी क्या क्या सपने हैं, उनके क्या क्या इमेजिनेशन है, उसको किस तरीके से फिर हम डिवाइस करके स्टेज में ही लाए और सर्कस थ्रू उसको कैसे हम रखें। ये तो वो एक पॉइंट बना हम लोग को, उससे हम लोग लाने की कोशिश की। क्या डिवाइस थिएटर माइम के ऊपर यूज हो सकता है? जरूर हो सकता है। डिवाइस थिएटर जैसे मैंने बोला एक पूरा सेशन है डिवाइस थिएटर का जो फिजिकल के ऊपर है, फिजिकल एक्टिंग के ऊपर है। और डिवाइस थिएटर सबसे अच्छे तरीके से फिजिकल टेक्स्ट सब डेवलप हो सकता है, क्योंकि बॉडी टू बॉडी जो वर्बल लैंग्वेज नहीं है, बॉडी टू बॉडी लेन देन और उसकी जो लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज किस तरीके से वो हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं और किस तरीके से एक थीम पूरा निकल के आ सकता है। कि कॉमेडिया डेलार्टे भी वैसे ही है, जैसे हम बहुत बार चैपलिन को कोट करते हैं, वो बहुत अच्छा एक फिजिकल एक्टर थे और वो कॉमेडिया डेलार्टे से ही उनका बहुत सारे इंस्पिरेशंस हैं। तो उस तरीके से बहुत सारे वेस्ट में ऐसे काम हो रहे हैं जो बॉडी टू बॉडी रिलेट करके बहुत कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज के बारे में बोला जाता है। और माइम भी उसी में आता है एक तरीके से, जिसमें माइम में भी बहुत अच्छे तरीके से डिवाइस थिएटर के बहुत सारे एलिमेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। How do you come to know our device theater is different than regular theater? See, that is something which is not necessary in a way कि device theater is regular to क्या बोलते हैं एक तरीके से क्या difference है device theater और regular theater के बीच में। इसकी कोई वैसे जरूरत नहीं है कि ये different होना ही है। क्योंकि दोनों का रिजल्ट एक हो सकता है बहुत बार कि एक रेगुलर प्ले का, पर डिवाइस प्ले का क्या होता है बहुत बार जब निकल के आता है तो वो एक सरप्राइज हमको भी देता है, क्योंकि हमको भी पता नहीं होता। एक रेगुलर प्ले में हमको पता है वो स्क्रिप्ट क्या दे रहा है एंड ऑफ द डे। ऑडियंस के लिए दोनों कभी कभी सिमिलर एक्सपीरियंस दे सकती है, पर कभी कभी दोनों का अपना अपना एक्सपीरियंस डिफरेंट हो सकता है। ये कोई मापदंड नहीं है कि डिवाइस थिएटर में इस तरीके से ही कि डिवाइस थिएटर देखने से हमको बहुत डिफरेंट लगेगा और जो रेगुलर स्क्रिप्ट है लेके वो करेंगे, क्योंकि रेगुलर स्क्रिप्ट को भी लेके हम डिवाइस कर सकते हैं यदि उसको हम किस तरीके से फिर हम उसको वो स्क्रिप्ट को खोल के हम किस तरीके से हम डेवलप करें। ये है। अच्छा एक क्वेश्चन आया है, कुड यू आल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन वेस्टर्न थिएटर एंड डिवाइस थिएटर? देखिए वेस्टर्न, मैं बताया आप लोगों को कि वेस्टर्न थिएटर में कॉमेडिया डेलार्टे से इन्फ्लुएंस वैसे जाता है चीजें। यहाँ पर हम लोग डिवाइस थिएटर कुडियाटम से लेके कथकली से लेके सब चीजें हैं, तो वहां से हम लोग इंस्पिरेशन लेके हमारा अपना एक इम्प्रोवाइजेशन का पूरा एक हिस्ट्री है, स्पॉन्टेनिटी की एक पूरी हिस्ट्री है हमारे परफॉर्मेंस जॉनर में। उसको लेकर हम लोग पूरे तरीके से इंस्पिरेशन लेते हुए हम डेवलप कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें डेवलप हो चुकी है। जैसे हमने बताया आपको कन्हैयालाल जी का जो पेबेड नाटक है और ये सारी चीजें हैं जो एक्चुअली कहीं से भी हम वेस्टर्न नहीं बोल सकते हैं। और बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जो यहीं के सारे चीजें रखकर, बस वो नाम डिवाइस थिएटर आ गया जो एक वर्ड डिवाइस इंग्लिश है, पर अदरवाइज इसकी जो मेथोडोलॉजी है, प्रोसेस है, वो एक तरीके से क्या बोलते हैं इंडिया में तो वो बहुत सालों पहले से ही है और उसी को हम लेके डेवलप कर रहे हैं। इसलिए हम इसको इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, वो कोशिश करिएगा वो समझने की कि एक है, हमको लगता है बहुत बार कि गिवन स्क्रिप्ट ही एक तरीका होता है नाटक करने का, ये इसके अलावा भी तरीके हैं नाटक करने का, और वो हमारे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है जो हम लोग बहुत बार सोचते नहीं है उसके बारे में, जो हमारे परफॉर्मेंस हिस्ट्री में सबसे ज्यादा है। वो सोचने की टाइम आ गए हैं, या तो वो सोचने, जैसे हम बोले 90s से वो डायरेक्टर सोचने शुरू किए उसके ऊपर कि हम क्यों हरदम एक स्क्रिप्ट बेस्ड ही नाटक उठाएं, क्यों नहीं हम एक स्क्रिप्ट बनाएं, या क्यों नहीं हम एक नाटक पूरा बनाएं। हाँ, किन किन टॉपिक को पढ़ने के बाद डिवाइस थिएटर करने की जरूरत है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप डिवाइस थिएटर कैसे, जैसे कि हमने जैसे इसमें कोई लिखा था कि रेडियो के ऊपर हम लोग सोचे कि एक नाटक करते हैं, तो फिर रेडियो आया था क्योंकि आजकल सब लोग रेडियो सुनते हैं, तो रेडियो को लेके हम लोग पूरा डेवलप किया एक नाटक, किस तरीके से नाटक हम तो डिपेंड करता है, जो भी टॉपिक आपको उठाना आप उठा सकते हो और उसके ऊपर से आप ग्रुप के साथ जा सकते हो। इसमें एक चीज आपको
एक चीज सोचने की बहुत जरूरत है कि एक होता है वन मैन्स क्रिएशन, कि एक 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 व्यक्ति बैठकर वो पूरा अकेले बैठ के कहीं बैठ के लिखकर एक नाटक लाता है, वो बहुत बड़ी क्रिएशन होती है, बहुत। और वो सब बहुत बहुत ही ग्रेट प्ले राइट्स का एक बहुत लंबा हिस्ट्री है हमारे साथ, कालिदास से लेके, शेक्सपियर से लेके, मोहन राकेश जी से लेके, ऐसे बहुत लंबी एक प्ले राइट की और प्ले राइटिंग की और बहुत अच्छे अच्छे प्लेस हमको मिले हुए हैं हिस्ट्री में। पर एट द सेम टाइम हमको ये नहीं भूलना चाहिए उसके साथ साथ हमारे फोक परफॉर्मेंसेस भी। जब कालिदास और भास थे उसी टाइम में तेयम भी था, परा भी था, मतलब बहुत सारे ट्रेडिशनल परफॉर्मेंसेस भी हो रहे थे, उसमें कोई स्क्रिप्ट नहीं था। तो उस तरीके से उसमें भी कहानियां, बहुत सारी चीजें इम्प्रोवाइजेशन से कहानियां आती थी जाती थी, ये सारी चीजें, तो ये दोनों चीज लगातार चल रही थी। तो उसी तरीके से अभी भी हमको देखना चाहिए कि बस ये एक तरीका नहीं है कि स्क्रिप्ट ही ले और स्क्रिप्ट के साथ ही हम काम करते रहे। हम एक आइडिया आए तो उसको भी हम लोग किस तरीके से इम्प्रोवाइज करके, डिवाइस करके हम बना सकते हैं, ये है। क्या है ये मेकअप? मेटाफर और डिवाइसिंग में फर्क क्या है? देखिए, मेटाफर तो अपने आप में वो तो एक मुझे ये क्वेश्चन ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। मेटाफर तो एक तरीके का, क्या बोलते हैं वो एक एक तरीके से सिमियोटिक्स में आता है और लैंग्वेज में आता है मेटाफर। और डिवाइसिंग से ये जिस तरीके से हम बनाते हैं चीजों को, विजुअल लैंग्वेज जो बनता है वो होता है डिवाइसिंग में। किस तरीके से एक विजुअल लैंग्वेज बन रहा है टोटलिटी में। विजुअल लैंग्वेज में सब चीज इंक्लूडेड है, ये पांचों सेंसेस, ऑडियंस का भी, एक्टर्स का भी, मतलब स्मेल, टेस्ट, टच, ये सब चीजें कैसे बनती है डिवाइसिंग थिएटर में, ये है। ये अच्छा क्वेश्चन है, सोलो परफॉर्मेंस में डिवाइस थिएटर को कैसे यूज करें। देखिए, सोलो परफॉर्मेंस आजकल बहुत बहुत ही अच्छे तरीके से बन रही है, बहुत लोग सोलो परफॉर्मेंसेस बना रहे हैं। उसके लिए कारण बहुत सारे हैं। एक तो बड़ा सा ग्रुप लेके चलना इकोनॉमिकली भी वायबल नहीं होता है, तो अपना एक जो भी एक अपना आपके अंदर आपको कुछ फील हो रहा है कि मुझे इसके ऊपर नाटक करना है या इसके ऊपर मुझे कुछ बोलना है, बताना है, तो आप वो इश्यू उठा लिए, इश्यू उठा के फिर उसके ऊपर रिसर्च किए। और फिर आप एक चीज देखना कि इसमें बहुत शानदार चीज होती है सोलो में कि आपका सेल्फ लेयर्ड हो जाता है। और सेल्फ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स इश्यूज होते हैं आपके ही अंदर। तो इसी को किस तरीके से आप बाहर लाओगे और सोलो को कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे जिससे आपका ही सेल्फ और आपके ही अंदर के बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं बचपन से लेके अभी तक, उसको किस तरीके से ये जो इश्यू है या ये जो नरेटिव है या ये जो स्टोरी है उसको किस तरीके से आप डेवलप करके ला सकते हो। तो एक तरीके से जो, जैसे हम बोलते हैं कि सेल्फ बहुत मल्टीपल सेगमेंट्स है सेल्फ को, और उसको समझना और सेल्फ ही अपने आप में एक मटेरियल बन जाना सोलो परफॉर्मेंसेस में, वो आप देख सकते हैं। और बहुत सारे सोलो परफॉर्मर्स हैं आज जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इंडिया में, और बहुत जगह लोग शो भी कर रहे हैं, और क्योंकि उनका सेल्फ अपने आप में एक मटेरियल हो जाता है, और उसके साथ साथ कहानियां भी उसमें बुनते हैं और अच्छे तरीके से हमको हमारे सामने प्रेजेंटेशन होता है उसका। और क्या है क्वेश्चन? डिवाइस थिएटर क्या थिएटर का ही पार्ट है या कोई अलग पार्ट है? देखिए, डिवाइस थिएटर भी थिएटर ही है। थिएटर जो है उसी में ही ये सारी चीजें आते हैं, और ये नहीं कि ये कोई अलग पार्ट है। ये बस प्रोसेस के बारे में बातचीत हो रही है। वैसे तो सब चीज नाटक ही बनाते हैं, और जो नाटक बनता है या जो परफॉर्मेंस बनता है वो सब थिएटर से रिलेटेड है। ये नहीं कि ये कोई एक अलग पार्ट है, ये सब थिएटर का ही पार्ट है। हाँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जो मेरे टॉपिक से मतलब हम लोग जो टॉपिक अभी यहाँ बात किए हैं उससे उतना रेलेवेंट नहीं रखा हुआ है। तो हाँ, डिवाइस थिएटर के ऊपर बहुत सारे बुक्स हैं,
जैसे मैंने आपको बताया कि अगस्टो पॉल आप रीड करिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि डिवाइस थिएटर कैसे कैसे उनके ही 3-4 किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं। और फिर आप डिवाइस थिएटर को लेकर आप जैसे क्या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्टर्स का प्रोसेसेस आप लोग फॉलो कर सकते हैं। जैसे ग्रोटोस्की का क्या प्रोसेस रहा या पीटर ब्रूक का क्या प्रोसेस रहा, यहाँ पर जिस तरीके से हबीब जी जिस तरीके से बनाए अपना नाटक, कन्हैयालाल जी जिस तरीके से बनाए, ये सारे, और इनका वीणा पानी चावला जी का क्या था प्रोसेस, ये सब चीज़ों के ऊपर आप पढ़ सकते हो ताकि उसमें से आपको एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से डिफरेंट प्रोसेसेस ऑफ डिवाइस थिएटर इंडिया में है और वर्ल्ड ओवर में भी। How much? How much? ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा। हाउ मच? हाँ, ये कुछ लिखा हुआ हाउ मच एंड रिक्वेस्ट द डायरेक्टर, मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक और बार वो क्वेश्चन लिख देंगे तो फिर अच्छा होगा। और मुझे नहीं लगता रेलेवेंट क्वेश्चन है, तो फिर हम यहाँ पर इसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो ये सब्जेक्ट से रेलेवेंट नहीं है, जैसे एडमिशन कैसे मिलेगा, क्या थिएटर ज़रूरत है एनएसडी के लिए करना, ये सब ये सेशन से रिलेटेड नहीं है। तो आप प्लीज़ वो तो सीधा आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में फ़ोन करके या इसके वेबसाइट से आप जान सकते हो जो भी क्वेश्चन यहाँ आ रहा है। ये इससे रेलेवेंट और कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर पूछिए, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ। अदरवाइज मुझे लगता है अब ये ख़त्म करने का टाइम हो गया है। हाँ, एक और क्वेश्चन आया, एनी टाइम ड्यूरेशन इज फिक्स्ड फॉर डिवाइस्ड थिएटर, as you mentioned that one such production was having 9 hours duration. नहीं, ये नहीं है, वो तो मैंने बस पीटर ब्रूक का बताया था, ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं है। बहुत सारे, मतलब डिवाइस थिएटर का तो ये होता है कि अपने अपने तरीके से डिवाइस थिएटर का हम ये जरूर है कि एक रेगुलर स्क्रिप्ट लेते हैं। रेगुलर तो हम जानते हैं कि 1 घंटे या 2 घंटे का नाटक बनेगा, एडिटिंग के बाद हो सकता है वो 1.5 आवर का नाटक बन जाए। पर डिवाइस थिएटर में ये है कि बहुत बार हमको पता नहीं होता कितने घंटे का बनेगा। बहुत बार ये भी होता है कि डिवाइस थिएटर का पहला रन थ्रू ही पता चला 5-6 घंटा चल गया, फिर हमको उसमें से बहुत सारे सीन्स निकालना पड़ता है, निकाल के फिर हम उसको प्रॉपरली लाते हैं। इस तरीके से उसको हम करते हैं डिवाइस थिएटर में, ताकि वो वैसे क्या ड्यूरेशन बनेगा वो बेसिकली फ्लोर लेता है उसका डिसीजन, उस तरीके से होता है। स्पेशल कुछ गेम्स बोलिए डेवलप फॉर डिवाइस साइकोलॉजी। गेम्स बहुत सारे हैं, पर डेवलप द साइकोलॉजी, इसके लिए आप लोग को देखिए हमारे ट्रेडिशंस में भी बहुत सारे गेम्स हैं, पुराने गेम्स हैं, उसको भी हम रिवाइव करके ला सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे गेम्स किताबों में हैं, बहुत वर्ल्ड ओवर गेम्स का आजकल किताबें निकली हैं, तो उसको भी ला सकते हैं और ये सब चीज़ों को रखकर आप गेम्स डेवलप कर सकते हो। आजकल क्लासरूम टीचिंग में, जो स्कूल में, और वहाँ पर भी डिवाइस्ड थिएटर का बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ किया जा रहा है, जैसे बायोलॉजी पढ़ाना या फिजिक्स पढ़ाना या हिस्ट्री पढ़ाना, ये सब चीज़ डिवाइस थिएटर के एलिमेंट्स को लेकर टीआई काम कर रहे हैं स्कूल्स में। तो वहाँ पर बहुत सारे एक्टिविटीज़, गेम्स, उनके भी बहुत सारे टीआई रिलेटेड बहुत सारे किताबें निकल रही हैं, जिसमें बहुत सारे सुंदर एक्टिविटीज़ हैं, जिससे आप बहुत अच्छे तरीके से एक मैसेज आप पहुँचा सकते हो बच्चों के पास, जो चिल्ड्रंस थिएटर में, या इवन अडल्ट के लिए हम लोग वही एक्टिविटीज़ लेके कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। ये इसके बारे में बहुत अच्छा काम टीआई में भी चल रहा है, थिएटर इन एजुकेशन में भी, डिवाइस थिएटर के एलिमेंट्स को लेकर। जाती है तो उसके बाद नहीं है अब तो। हाँ, आप ये पूछ रहे हो कि कौन सा ऐसे सवाल आ रहे हैं जो कि कौन सा एक्टिंग मेथडोलॉजी अच्छा होगा इस प्रोसेस के लिए। एक्टिंग मेथडोलॉजी जो भी चाहिए आप मेसनर का एक्टिंग मेथडोलॉजी ले सकते हो, आप चेकोव का एक्टिंग मेथडोलॉजी ले सकते हो। इसमें हर तरीके का मेथडोलॉजी इन्वॉल्व हो सकता है, इसमें ये ज़रूरत नहीं है। और एंड ऑफ द डे मेथडोलॉजी वो एक्टर के लिए क्या कंफर्टेबल है।
ये हरदम याद रखिएगा, ये सारे बड़े लोग जो मेथोडोलॉजीज बनाए हैं वो अपना मेथोडोलॉजी बनाए हैं, और आप ये सब सीख रहे हो आपका अपना एक मेथोडोलॉजी ढूंढ के निकालने के लिए। तो इसलिए शुरुआत के लिए मेसनर फॉलो करना अच्छा हो सकता है, चेकॉव फॉलो करना अच्छा हो सकता है डिवाइस थिएटर के लिए, पर धीरे धीरे आप अपना एक प्रोसेस में पहुंच जाओगे। और डिवाइस थिएटर के लिए ये सब एक्सरसाइज हम रखते हैं, स्टैनिस्लॉवस्की का भी रखते हैं, मेसनर का रखते हैं, ग्रोटोस्की का भी रखते हैं, सबका रखते हैं। और हम यहाँ पे ट्रेडिशनल थिएटर से कुडियाटम का रखते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रोसेस फॉर एक्टिंग हम लाते हैं डिवाइस थिएटर में, सिचुएशंस को ओपन अप करने के लिए, एक्सरसाइजेस डेवलप करने के लिए। What is the name of the last clipping? और कितने टुकड़े, last clipping of the play, और कितने टुकड़े हैं वो? It is directed by Professor कीर्ति जैन। थिएटर में अभी तक कितना परिवर्तन हुआ, डिवाइस थिएटर में अभी तक कितना परिवर्तन हुआ है। डिवाइस थिएटर चल रहा है, आपके सामने मैंने बताया बहुत ऐसे नाटक चल रहे हैं, और यही कि डिवाइस थिएटर और भी बहुत सारी जगह पहुंचे और चलते रहे तो अच्छी बात है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे जो अभी जो रेगुलर जो हम नाटक कर रहे हैं, जो स्क्रिप्ट लेके हम नाटक करते हैं, जो मॉडर्न थिएटर का एक तरीके से हमारे पास आया है जो मेथोडोलॉजी है, वो भी कहीं ना कहीं आज से 200 साल पहले से जब एक तरीके से इप्टा का जो मूवमेंट शुरू हुआ था, उसमें से ये रिटन स्क्रिप्ट किस तरीके से हम लाइन बाय लाइन उसको कैसे करेंगे स्टेज पर, ये उस टाइम आया था। और उस टाइम में वो भी एक क्या बोलते हैं, एक शहरी मूवमेंट था, शहरी मूवमेंट से वो फिर इंटीरियर में गया। उसी तरीके से अभी डिवाइस थिएटर भी उसी तरीके से एक मूवमेंट है जो सिटीज, टाउन्स और कुछ इंटीरियर में भी हो रहा है। पर मुझे लगता है ये उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी इंटीरियर में हमारे क्योंकि डिवाइस थिएटर के ये सारे प्रोसेस ऑलरेडी हमारे ट्रेडिशनल फॉर्म्स में जो इंटीरियर में है, तो उसी से इंस्पायर करके हम बहुत अच्छा थिएटर वहीं बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि रेगुलर स्क्रिप्ट लेके ही हम बनाते रहे हर नाटक, वो बहुत जरूरी है, रेगुलर स्क्रिप्ट का भी नाटक करना बहुत जरूरी है, पर एट द सेम टाइम इसका भी एक तरीका हो सकता है नाटक करने के लिए। डेफिनेटली हाँ, दो अच्छे क्वेश्चन हैं। क्या नॉन एक्टर्स डिवाइस थिएटर में आ सकते हैं? जरूर आ सकते हैं। और क्या ऑडियंस को इंक्लूड कर सकते हैं डिवाइस थिएटर में? जरूर। ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है। ये सब चीजें बहुत अच्छे तरीके से इंडिया में ही कुछ यंग डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसमें नॉन एक्टर्स के साथ, जैसे मैंने बताया मंगई जो डायरेक्टर हैं तमिलनाडु से, वो कम्युनिटी में जाके कम्युनिटी के लोगों के साथ करते हैं, उनके इश्यूज को लेकर उनको डेवलप करके उनके साथ उनको डेवलप करना, मतलब वो भी डेवलप होती है, कम्युनिटी भी डेवलप होते हैं, सब लोग एक दूसरे को डेवलप करते हुए एक नाटक के, तो वहाँ कोई एक्टर नहीं होता है और वो वहाँ उस तरीके से नाटक करते हैं और उसी तरीके से ऑडियंस भी जुड़ती है। और डिवाइस थिएटर का अब तो ऐसे एक फॉर्म आ गया है जहाँ पर एक्टर ही नहीं है, जो ऑडियंस देख रहा नाटक देखने के लिए जा रहा है वही एक्टर बन जाता है। वैसे भी डिवाइस थिएटर्स हुए हैं जिसमें वहीं से स्क्रिप्ट निकल के आता है ऑडियंस के बीच में से, ऐसे भी डिवाइस थिएटर्स अब हो रहे हैं। चलिए, अब मुझे लगता है कि ये सेशन यहाँ पे कंप्लीट करना चाहिए, तो मैं अभी सब लोगों को थैंक यू वेरी मच बोल रहा हूँ इसके लिए। और कल का सेशन जरूर आप लोग अटेंड करिए। कल है हमारे बहुत ही वरिष्ठ और सीनियर एक्टिंग टीचर, एक्टिंग और बहुत अच्छे डायरेक्टर और बहुत अच्छे थिएटर मेकर दिनेश खन्ना जी। वो कल आपको ऐसी ही एक एक्टिंग के ऊपर एक बहुत डिटेल में एक सेशन लेंगे। प्लीज डोंट ट्राई टू मिस इट। आप लोग सब उसमें रहिएगा और सब लोग बहुत अच्छे तरीके से अटेंड करिएगा। ये एक्टिंग के ऊपर होगा कल का सेशन बाय दिनेश खन्ना जी। थैंक यू वेरी मच। वंडरफुल टू बी हियर विद ऑल ऑफ यू। बाय बाय। हैव अ नाइस डे।